हेलो बच्चों, चले तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 अपना मेटलर्जी का। पहला वाला लेक्चर है, होप्सो आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा और उसमें आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे, तो आप लोगों ने देखा, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ आपको करवा दी थी, रिवाइज भी करवा दिया है। अब आप लोग सब लोग देखिएगा, आज हम कुछ क्वेश्चन इसमें मेरे पास उसमें जो है एलिंगम डायग्राम के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के, वो मैं इसमें आज लूँगा आपके सामने। और बाकी तो वही सारे प्रोसेसेस हैं उनकी मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, कॉपर की, आयरन की, मैग्नीशियम है अपने पास यहाँ पर, ठीक है, लेड है, टिन है, उन सब के बारे में बेटा बात करते हुए हम डिस्कस करते हैं। तो आप ये दोनों लेक्चर देख लें, इसके क्वेश्चन जो जितने भी आपको दे रखे हैं इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो इससे आपका मेटलर्जी का जो सवाल आना है एडवांस में वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कि जेईई मेन के टाइम मेटलर्जी के सवाल इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए, मतलब आप समझ जाइएगा कि अब जो सवाल एडवांस में डेफिनेटली पेपर 1 और पेपर 2 में एक एक सवाल तो फिक्स से आएगा ही आएगा, और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल चॉइस में आएगा तो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी आराम से हो जाता है, क्योंकि जेईई एडवांस का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके बहुत आड़ू फाड़ू दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करें, श्रीगणेश करते हैं आज का लेक्चर अपना। और ये अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस की चलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन। कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए बात कर रहा हूँ बेटा। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दें, कॉपर का एक्सट्रैक्शन बोल रहा है, उसके लिए बोल रहा है करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो बोलता है इन द स्मेल्टिंग स्टेप कार्बन रिडक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग CO2s रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड इन बेसिमर कन्वर्ट ओनली सेल्फ रिडक्शन अकर और ब्लिस्टर फॉर्म इन द ब्लिस्टर कॉपर ड्यू टू द डिजोल्व CO2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एडवांस के हिसाब से। अगर आप देखें इसको मैं मल्टीपल चॉइस ही बना सकता हूँ, सिंगल चॉइस ही बना सकता हूँ, इट डिपेंड्स कि आपको कॉपर के बारे में आइडिया है या नहीं। तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी कर, यहाँ पर देखें इसका आंसर तो हम देख सकते हैं पहला कि इन द स्मेल्टिंग स्टेप कार्बन रिडक्शन टेक प्लेस और ड्यूरिंग रोस्टिंग CO2s रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। अब बच्चे को ऐसा लगता है हमारे पास में, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन तो आपके पास ही आ जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है बेटा? क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें मैं भी आपको इसके बारे में थोड़ा कॉपर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ कुछ हिंट भी आपको दे दी ताकि दोबारा बाद में भी आप देख सकते हैं। कॉपर के बारे में मैंने कम से कम 10-12 सवाल लिए हैं पूरे आज के लेक्चर में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट भी हो जाएगी, आपको लर्न भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत इश्यू नहीं है। आप जानते हैं जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, तो अपने पास ये CuFeS2 होता है। ठीक है, इसका मेन जो आपके पास मेन और जो होता है वो क्या होता है आपका बेटा? कॉपर, यहाँ पर आप बोल सकते हो कॉपर पायरेटीज जो होता है आपका, इसका मेन और होता है। और ये जिसका एक केमिकल कंपोजिशन अपने पास यहाँ पर होता है। जब हम रोस्टिंग के बारे में बात करते हैं, जब हम व्हेन वी डू द रोस्टिंग, जब आप यहाँ पर रोस्टिंग के बारे में बात करते हैं बेटा, जब रोस्टिंग करोगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जब आप यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं तो क्या होगा, O2 हमने यहाँ पर यूज़ किया। जब रोस्टिंग की जाती है तो ये अपने पास क्या होता है कि पहले आपके पास यहाँ पर एक CO2s होता है, फिर आपके पास यहाँ पर FeS आता है और साथ में कुछ SO2 भी बाहर निकल जाती है। ये आपका पार्ट होता है। पहले तो इसका जब रोस्टिंग करी आपने तो O2 के प्रेजेंस में हीट होगा, तो हीट करने पर पहले केमिकली इसका कंपोजिशन इस तरह का होता है। फिर होता क्या है आपके पास में कि CO2s वाला पार्ट है वो यहाँ पर आप जो है O2 ले सकते हैं, यहाँ पर CO2s वाला पार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपने O2 ले लिया बेटा। O2 लेंगे तो अपने पास होगा क्या, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये आपने बोला कि सब 2CO2 आपके पास हो जाएगा और साथ में हमारे पास ऑप्शन 2 हो गया और यहाँ से जो है SO2 बाहर आ जाएगी तो CO2 बनेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर बात कर सकते हैं FeS आप यहाँ पर ले सकते हैं बेटा। O2 मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 3O2 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या होता है 2FeS हो जाता है आपके पास और SO2 यहाँ से जो है आपके पास बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी कहानी हुई। तो फिर रोस्टिंग का मतलब होता है कि हम रोस्टिंग क्यों करते हैं, तो जनरली रोस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि सल्फाइड सोर्स आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ओर, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हम करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पहले तो हीट करने पर ऐसा ब्रेक हुआ बेटा, इसका कंपोजिशन जो आपका ऐसा ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद होता गया है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद होता गया है अपने पास यहाँ पर ये कि ये जो हीटिंग आपने यहाँ पर कर दी, सॉरी, ये आपका जो पार्ट रहेगा ये FeS तो होता ही होता है, यहाँ पर आप इसको देख लें, इसमें ये ब्रेक होता है। फिर होगा क्या बेटा यहाँ पर कि ये जो CO2s है आपका, ये CO2s आपका जो होता है और यहाँ पर ये CO2 हो, तो ये करेगा क्या, CO2s जो होगा यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये इसको क्या कर देता है बेटा, यहाँ पर सेल्फ रिड्यूस कर देता है। सेल्फ रिड्यूस करने पर ही जो अपने पास यहाँ पर जो CO2 सॉरी ये अपने पास यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसको एक बार, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आपके पास जो CO2 वो था और यहाँ पर हमारे पास FeS जो था, FeS का कुछ पार्ट तो आपका FeO में चला गया बेटा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप देखते हैं तो CO2 जो है FeS, तो FeS होगा Fe की
टुवर्ड्स ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होती है, तो ये Fe क्या कर देता है बेटा, ऑक्सीजन को अपने साथ रिड्यूस कर लेगा और ये Cu2O को वापस Cu2S में कन्वर्ट कर देता है और ये FeO चला जाता है। कहने का मतलब रोस्टिंग के दौरान जब हमारे पास Cu2S ने O2 के साथ रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बनाया था, ये आपका जो बहुत ज्यादा जो आपका तो माइनर रिएक्शन होता है, और मेजरली अगर आप बात करेंगे तो इसका मेजर पार्ट यहाँ पर ये हो जाता है, और उसका जो Cu2O जो था वो Cu2S जो कन्वर्ट हुआ था वो वापस कहाँ चला जाएगा आपके पास, बताओ वापस कहाँ चला जाएगा बेटा, Cu2S में। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर ये जो पार्ट है आपका Cu2 वाला पार्ट जो है, Cu2S वाला पार्ट जो होता है आपका, ये यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या होता है आपका, ऑलमोस्ट यू कैन राइट इट डाउन, इट इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड यहाँ पर आपका रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बोलता है इन बेसिमर कन्वर्टर, ये भी इसके कॉपर के अंदर आप देखते हैं, इसमें उसका पूरा आगे बता दूंगा, बेसिमर कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, बेसिमर कन्वर्टर के बारे में मैं भी आगे बता दूंगा, पर डोंट वरी। और ये ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है आप जानते हैं, ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, जब हमारे पास इसमें SO2 डिजोल्व होती है, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो कॉपर के अंदर से क्या होता है बेटा, SO2 बाहर निकल के बाहर आ जाती है, तो वो SO2 आपके पास नंबर बाहर आती है, ना कि CO2। तो आपके पास ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इन द स्मेल्टिंग स्टेप कार्बन रिडक्शन टेक प्लेस। नहीं, स्मेल्टिंग का मतलब ही नहीं हमारे पास यहाँ पर, यहाँ तो हम कॉपर के केस में क्या करते हैं बेटा, स्मेल्टिंग तो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन थ्रू कार्बन एट हाई टेम्परेचर, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती है हमारे को यहाँ पर, तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, ड्यूरिंग रोस्टिंग Cu2S रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, ये आपका सही हो गया। इन बेसिमर कन्वर्टर ओनली सेल्फ रिडक्शन अकर्स नॉट स्लैग फॉर्मेशन। नहीं, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर बात की जाती है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है बेटा, स्लैग भी फॉर्म होती है। क्या होती है, स्लैग, जैसा मैंने आपको बताया था, स्लैग आपके पास यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह से रहेगा, तो इसका पार्ट भी अपने पास यहाँ पर आ गया है। ओके, क्यों यहाँ पर स्लैग कैसे बनती है बेटा, आप जानते हो उसके अंदर FeO, अभी आपने देखा यहाँ पर अपने पास इसके अंदर, अभी आपने यहाँ पर देखा, ये देख सकते हो कि इसके अंदर मेरे पास FeO भी प्रचुर मात्रा में रहता है। धीरे धीरे इसको रिमूव करते जाते हैं। जब हम बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जब इसकी रिफाइनिंग पे जाते हैं तो वहां पर हमारे पास, सॉरी, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर बात की जाती है तो होगा क्या आपके पास, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर FeO जो होगा, और बेसिमर कन्वर्टर की जो लाइनिंग होती है वो SiO2 की होती है, तो यहाँ पर ये मिलकर बेटा FeSiO3 का स्लैग भी आपका बना देता है। ठीक है, तो ये बोलता है नोट स्लैग फॉर्मेशन, नहीं गलत होगी, स्लैग भी वहां पर बनता है। दूसरा, ब्लिस्टर कॉपर फॉर्म्स इन द ब्लिस्टर कॉपर इज ड्यू टू द डिसॉल्व CO2। नहीं, जो हमें बेसिमर कन्वर्टर से जो हमें मोल्टन कॉपर मिलता है बेटा, जो हमें यहाँ पर बेसिमर कन्वर्टर से जो मोल्टन कॉपर मिलता है, उस मोल्टन कॉपर के अंदर बेटा बहुत सारी CO2 जो है वो क्या होती है आपके पास में, वो बहुत सारी CO2 डिसॉल्व फॉर्म में होती है, और ये तो अपने पास क्या होता है, ये तो मोल्टन कॉपर है। मोल्टन का मतलब हीटेड पार्ट में होता है। फिर जब आप इसको जो है यहाँ पर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जब इसको हमारे पास हम ठंडा करते हैं तो SO2 जो होती है वो वहां से स्केप आउट हो जाती है। जब SO2 स्केप आउट हो जाती है तो यहाँ से SO2 क्या होगी आपके पास में, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा इस तरह से, तो SO2 यहाँ से बाहर आ जाती है, तो SO2 बाहर आती है, ना कि CO2 बाहर आती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर की मेटलर्जी सब लोग ध्यान दें, कॉपर और आयरन और एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये 5 मेटलर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका इसी से पूछा जाता है। कॉपर में हमेशा वो एक तो ब्लिस्टर कॉपर के बारे में कुछ आइडिया पूछता है, या बेसिमर कन्वर्टर की रिएक्शन कैसे होती है वो जरूर पढ़ना है। अभी मैं आज पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा आगे, पर इसका पार्ट समझ में आया बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल बी रिड्यूस बाय कार्बन रिडक्शन एज वेल एज बाय सेल्फ रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन के हिसाब से बात करेंगे। आप जानते हैं कि आयरन जो होता है आपके पास, इसका आयरन का जो ऑक्साइड होता है बेटा, वो तो Fe2O3 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको कर बोलेंगे तो उससे कार्बन से इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में बात की जाती है तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है उसके लिए तो आप जानते हैं हमारे पास, हम उसके लिए बात कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक, यहाँ पर आप बात करते हो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसका आप करते हैं यहाँ पर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, याद है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, यहाँ पर जो होता है आपके पास में, ये तो आपका हॉल हेरोल्ड याद होगा आपको, ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका बेटा, यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। लेड आपको बताया था मैंने, कुछ प्रॉब्लम होगी, पिछली क्लास में बात की थी, कुछ प्रॉब्लम होगी, वो उसके ऐसे हमारे पास होते हैं जिनका क्या होता है सेल्फ रिडक्शन भी हो सकता है, और उनका क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा था कि जो PBS होता है आपके पास, PBS के बाद आप बात करते हो PBO आप ले लेते हैं, ये 2PBO, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, ये 3PB आपको मिल जाएगा, SO2 यहाँ पर निकल जाती है, और ये PBS आपका जो होता है यहाँ पर आपका ये क्या होगा, सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, पर जब इंप्योरिटी ज्यादा होती है, जब इंप्योरिटी ज्यादा होती है बेटा, तो PBS के लिए हमारे पास में क्या करना पड़ता है, कार्बन के थ्रू रिडक्शन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि सेल्फ रिड्यूस होने से सारा का सारा पार्ट रिड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए मैं जब इंप्योरिटी ज्यादा होती है जिस केस में, तो हमारा कार्बन रिडक्शन भी यहाँ पर हम जो उसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो कार्बन रिडक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से PB हो जाएगा
और CO निकल जाएगा। तो लेड के केस में अगर आप देखेंगे तो लेड के केस में आपके पास सेल्फ रिडक्शन भी होता है और कार्बन रिडक्शन भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसके हिसाब से आपका ये आंसर यहाँ पर बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, आप आराम से देख सकते हैं। तो इसका पार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ आयरन, कि कौन सा जो है ओर ऑफ आयरन नहीं। आपको बताया था आयरन के लिए, मैंने बताया था आपको, आपकी ट्रिक याद होगी, कल जिन लोगों ने लेक्चर देखा उनको अच्छी तरह पता है। HML हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनेट, पता हिंदुस्तान मेटल लिमिटेड, याद आया रे, याद आया बेटा, याद हैगा। तो यहाँ पर आपको पता है L4 लिमोनेट, L4 लिक्विड, आपको बताया था कि ये क्या होता है यहाँ पर Fe2O3, ये साथ में 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल। ये M4 मिक्सचर, M4 मैग्नेटाइट, ये आपके पास यहाँ पर M4 मिक्सचर, M4 मैग्नेटाइट बताया था मैंने, मतलब ये Fe3O4 हो जाता है आपके पास हेमेटाइट, और आपका क्या था बेटा Fe2O3, याद आ गया। जिन लोगों ने पहला लेक्चर देखा वो लोग अब सवाल करते समय डरेंगे नहीं, हाँ सर पता है मेरे को यहाँ पर हमारे पास में, तो अपने पास इसका पार्ट हो जाता है। तो लिमोनाइट, लिमोनाइट तो आपका L वाला पार्ट होगा, ये आयरन का ओर हो गया आपका। मैग्नेटाइट आपका ये वाला ओर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला था सीडेराइट, सीडेराइट भी बताया था कार्बोनेट का ओर होता है, FeCO3 होता था आपका, तो ये भी आपका आयरन का ओर हो जाता है। तो बचा क्या आपके पास, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी ओर ऑफ आयरन, तो सिंगल चॉइस है, कौन कौन से आयरन के ओर होंगे, तो MCQ बन जाएगा ना मेरे भाई, बोलो बेटा बनेगा ना। तो यहाँ पर MCQ या SCQ हमारे पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आप कैसे भी आप क्वेश्चन, ऐसा नहीं यही क्वेश्चन है, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो, 3-4 और लिख के इंटीजर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है, नॉलेज क्या होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो मैं कोई सा बना दूं खड़ा खड़ा, इसी में मैं 3-4 और लिख देता हूं, यहाँ पर बोलूँ कौन कौन से आयरन के और है, तो इंटीजर बन गया बेटा। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मली आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो आप लोग क्वेश्चन देखते हो। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि पहली बार आप लोग अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, इसी के आपने 4 क्वेश्चन और अपने आप यहाँ पर देख लिए, आपको जो जो अच्छे अच्छे और लगे लिख दो, 2-4-5 इंटीजर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा बेटा। तो ये इस तरह से मेरे साथ धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई मेरा बच्चा जो है क्वेश्चन खुद से भी बना सकता है किसी भी तरह का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब बात ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं है, पता होगा तो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये बोल कौन सा और नहीं, तो एंथ्रेसाइट जो होगा आपका वो इसका और नहीं है, बाकी सारे इसके और हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंथ्रेसाइट क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ क्या होती है बेटा, वो कोल होती है, इसलिए आयरन का और नहीं आया। इन मेटलर्जी का ऑपरेशन सेल्फ रिडक्शन कैन बी पॉसिबल इन, ये मैंने बताया था, क्यों जी, हाँ जी पिला भाई, ऑल ऑफ दिस हो गया आपका, बता दिया। ये बार बार आया क्योंकि जी में प्रीवियस का सवाल था, मैंने ले लिया। ये आपके पास आराम से इनका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, तो ये फटाफट से देखते जाओ। Which of the reduction process is incorrect? Which of the reduction process is incorrect? यहाँ पर आप बोल सकते हैं लेड के बारे में, जिंक के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर अपने पास बेटा Fe2O3 के बारे में बात कर रहा है, ये वाला पार्ट। अब ये भी एक बहुत अच्छा सवाल, इसको मैं सिंगल चॉइस में भी ले रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस में आपको करेक्ट पूछता तो मल्टीपल चॉइस बन जाता, सिंगल चॉइस में डाल दिया हमने यहाँ पर तो इनकरेक्ट मैंने बना दिया है। अब जरा देखता हूँ मैं, PbO प्लस कार्बन, अभी बताया था कि लेड का ऑक्साइड है हमारे पास में, उसको सेल्फ रिडक्शन भी हो सकता है, उसका कार्बन भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है, बोलो कंडीशन क्या है बच्चे। कंडीशन तो ये है ना बेटा अपने पास, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैं कंडीशन के बारे में बात करूं तो ये क्या है कि जब इंप्योरिटी ज्यादा होती है तो कार्बन रिडक्शन भी करना पड़ता है। तो ये तो अपने पास सही हो जाता है कि ठीक है साहब ये तो सही है। इसने पूछा इनकरेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला, पहला वाला तो सही है, जिंक है, जिंक का ऑक्साइड है, कार्बन रिडक्शन होता है, इसमें कोई इशू नहीं है आपके पास में, इसमें कोई इशू नहीं। Fe2O3CO, ये बड़ी, जब हम आयरन का आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, जब आपने पढ़ा होगा, आपने चित्र नहीं तो पढ़ लीजिए, ब्लास्ट फर्नेस है बेटा, है ब्लास्ट फर्नेस में जो हमारे पास फर्स्ट जो रिडक्शन जोन होता है, रिडक्शन जोन होता है आपका, वो लगभग 250 से लेके 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यहाँ पर हमारे पास फिर क्या होता है, जो Fe2O3 होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या करता है, रिड्यूस करता है, कार्बन नहीं करता। मैंने बताया था कि टेम्परेचर लेस देन 710 डिग्री सेंटीग्रेड, आप बोल सकते हो CO जो होता है आपका, CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। ये मैं आपको पिछली वाले जो है लेक्चर में मैंने बताया था, और ये यहाँ पर बताया क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है बेटा, इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख सकते हैं बहुत जगह जो है बार बार यूज होता रहता है, इसलिए इस चीज को आपको समझ में आना ही चाहिए। याद हो गया, क्लियर होगी बात सबको, देख लो, इसीलिए एक लेक्चर पढ़ाया। अब जिन लोगों ने पहला लेक्चर ढंग से पढ़ने के बाद
उस क्वेश्चन को किया है, उसके रिगार्डिंग थ्योरी को दोबारा रिवाइज किया है। अब अगर वो लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो अब उनको पहले की तुलना में बेटा डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में आप सवालों को जो है हैंडल कर पाएंगे, उनके आंसर्स आप दे पाएंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर होने के बावजूद भी आप प्रॉपर लॉजिकल चीजें देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये Al2O3 क्रोमियम ये आपका दे रखा है, यहाँ पर आप मैं बोलूंगा ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? अब बच्चा सोच रहा है, बच्चा सोच रहा है अपना क्यों नहीं होगा। तो यहां पर ये जो सब चीजें रिडक्शन के बारे में जब भी बात करें दुनिया में, आप लोगों को बेटा यहां पर ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा लीना के बाप से काका ने मांगी अलमारी, अलमारी अलमारी मतलब एल्यूमिनियम होता है, ये आपका एल्यूमिनियम जो होगा आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद वो अलमारी, भाई लीना के बाप ने काका से अलमारी क्यों मांगी, है ना, मैंने ऐसे ट्रिक बता रखी है, आप लोग देखिएगा। अलमारी में वो रखता है मनी, मनी 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 रखेगा, मनी से फिर वो जमीन खरीदेगा, फिर जमीन पे वो क्रॉप उगाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास अलमारी, अलमारी से वो खरीदता है मनी, मनी से फिर वो क्या करता है जमीन खरीदता है, जेडेन से जमीन हो जाती है, फिर जमीन के ऊपर वो क्रॉप उगाता है। ऐसे मैंने याद करवा रखा है बच्चों को। तो क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऊपर आता है, नीचे तो आप जानते हो। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ऊपर वाले मेटल जो होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऊपर वाला जो मेटल होता है वो नीचे वाले मेटल के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो मेटल होता है आपके पास में वो क्या करेगा, यहाँ पर इसका यूज क्या होता है कि ऊपर वाला जो मेटल का ऑक्साइड, उसका मेटल जो होता है वो नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड को क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया, यहाँ पर तो मेरे पास क्रोमियम जो है वो नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका ECS का उपयोग करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या होता है, यू नो दैट, अगेन बोल रहा हूं कि ऊपर वाला मेटल उसके नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है। समझ में आ गई बात? ना कि नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 100%, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, कई जगह ECS का यूज हमें करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सवाल था, पर कंसेप्ट समझ में आ गया आपका, सॉल्यूशन आपके सामने बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज, यहां पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज और आर द एग्जांपल ऑफ लीचिंग। लीचिंग भी बहुत बार आता है, इसलिए मैंने लीचिंग के सवाल कल भी लिए थे कुछ, यहाँ पर फ्री थोड़ा सा देख सकते हो, आपको याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आर एग्जांपल ऑफ लीचिंग। मेक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनेट, जंगली प्रोसेस, आपको पता है सिल्वर और गोल्ड के लिए अंदर हम लीचिंग करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ लीचिंग, बिल्कुल ठीक है साहब। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो साहब मेक ऑर्थर प्रोसेस, तो आपके पास आपके पता है कि साहब ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, सिल्वर और अपने पास गोल्ड के लिए यूज कर लिया। बोलता है बियर्स प्रोसेस, बियर्स प्रोसेस के अंदर हमने बोला था आपको प्योर एल्यूमिना, याद आया हमारे पास, बियर, बी से बेस, रेड कलर, ब्लड ब्लड हो जाता है, बेहाल बेहाल हो जाते हैं, याद है, बे से बियर, होल से होल्स प्रोसेस था, दोनों के दोनों जो थे। रेड बॉक्साइड जो होता है आपका, रेड बॉक्साइड बियर्स प्रोसेस जो होता है आपका, वो किसके लिए होता है बेटा, वो आपका रेड बॉक्साइड जो होता है उसकी लीचिंग के लिए होता है। आपको पता है उसमें रिएजेंट जो होता है बी से बियर, इसका जो रिएजेंट होता है वो NaOH होता है, और यहाँ पर आप Al2O3 जो आपका जो इम्प्योर फॉर्म होता है उस इम्प्योर फॉर्म के अंदर इसको डालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास NaAlO2 आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट आपका बन जाता है। तो ये लीचिंग में बेस प्रोसेस भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोला हुप्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस जो है वो आपके पास क्या होता है बेटा, हुप्स प्रोसेस जो होता है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, उन मेटल ऑक्साइड के लिए होता है, दोज मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन इफिशिएंटली। याद आया, कल भी है मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब कल वाले लेक्चर के बाद आज वाले बच्चे जो दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे उनके लिए बहुत अच्छा। हाँ सर याद आया, बोलो याद आया नहीं आया बेटा, है एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की डस्ट को यूज किया जाता है, और उन मेटल के लिए आपको बताया था मैंने कि भैया यहाँ पर ये आपका Cr2O3 है, आपका यहाँ पर ये MnO2 हो जाएगा, या Mn3O4 आपका हो जाता है, या TiO2 आपका हो जाता है। Those metal oxide which are not going to be easily reduced by the carbon, for those metal oxide we can use the aluminothermide process because aluminium is a good reducing agent। एल्यूमिनियम जो होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत सही सर, मजा ही आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 और थर्ड के हिसाब से आपका थर्ड विल बी योर आंसर। चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा सर। आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्यूशन में कुछ कुछ चीजें मैंने दे रखी है, सो यू कैन सी देयर, आप चीजों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने आपका पूरा ध्यान रखा है, मैंने सॉल्यूशन को स्टॉप भी दिए, मैंने आपको अपने हिसाब से समझा भी दिए, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। PDF के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी। When Arcal method can be applied for the
प्यूरिफिकेशन ऑफ, ओहो ये तो 50 बार आ चुका, सबको पता होता है वेन आर्कल मेथड। अब वेन आर्कल मेथड के अंदर होता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने मोन्ड्स तो कई बार पढ़ा है, ये वेन आर्कल भी जीए एडवांस में 2 बार आया हुआ है, और मोन्ड्स प्रोसेस तो निकल के लिए प्यूरिफिकेशन होता है कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था। तो वेन आर्कल मेथड में क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर होता है जब हमारे पास क्या बना है, तब यूज करते हैं बेटा इसको, जब मेटल में जो क्या मेटल कैन फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, मेटल कैन फॉर्म आपके पास में, अब मेटल कैन फॉर्म यहाँ पर आप लिखेंगे आयोडाइड, वह जो है आयोडाइड इन वेपर फॉर्म, आयोडाइड इन वेपर फॉर्म। यहाँ पर इन मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनके मेटल्स आयोडीन के साथ में जो है वेपर, आयोडीन के साथ में बेटा मेटल के आयोडाइड बना सकते हैं वेपोराइज फॉर्म में, उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। जैसे जिरकोनियम है, जिरकोनियम का आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ये आपके पास ये 2i2 होता है, यहाँ पर वी कैन से दैट ये आपका इम्प्योर फॉर्म होता है, और यहाँ से मैं बात करूंगा तो ये आपका जेडार, सब लोग ध्यान दें, जेडार i4 हो गया आपका, जो जेडार i4 की बेटा वेपर्स हो जाती है, यहाँ कुछ टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, फिर जेडार i4 की वेपर्स को हम कुछ नहीं करते, वापस दोबारा इसको हाई टेम्परेचर जो भी रिक्वायर्ड उसको हाई टेम्परेचर पर आप इसको हीट करते हैं, वापस ये डिकम्पोज हो जाता है और i2 यहाँ से चली जाती है। बच्चा सोचेगा सर ये आपका जो मिलेगा वो आपको प्योर मिल जाता है, दिस टाइप ऑफ फिनोमिना आपके पास होता है, इसको बोलते हैं आपके पास में, ये आपका हो गया बेटा वेन आर्कल मेथड, ठीक है। तो ये जिरकोनियम के लिए भी होता है हमारे पास बेटा, ये जिरकोनियम के लिए होता है, टाइटेनियम के लिए भी होता है, और बोरोन के लिए भी होता है। बोरोन भी हमारे पास वेपोराइज फॉर्म में जो है Bi3, बोरोन जो होगा आपके पास में, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं i2 के साथ 2 ले लें, और इसके साथ मिलकर हमारे पास ये भी क्या करता है बेटा वेपोराइज फॉर्म में, ये भी आपका वेपोराइज फॉर्म में Bi3 जो होगा 2Bi3 का हमारे पास ये वेपोराइज फॉर्म में हमारे पास का आयोडाइड बना देगा। तो इन तीनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑल ऑफ दीज। क्या लगाएंगे बेटा, ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, तो वो भी अच्छा सवाल था, और उसी को आप चाहें तो पिछले वाले सवाल को आप जो है एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देते थे, लास्ट में मैं निकल लिख देता तो आपके पास ABC आपका आंसर हो जाता, निकल को आप छोड़ देते तो एमसीक्यू बन गया, तो एक सवाल और हो गया आपका, तो एक में आपके पास 4 सवाल बन जाते हैं। समझ रहे हो बात को, अरे बनेगा नहीं बनेगा। अभी आपने यहाँ पर देखा, ये तो मैंने बता दिया आपके पास में, ठीक है, ये आपने बता दिया कि यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, अगर मान लो इंटीजर टाइप में बनाना होता है, यहाँ पर देखो आपको एक इंटीजर सवाल बनाना है, जब हम पेपर बनाते हैं तो मैं बोला साहब इंटीजर टाइप सवाल बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया साहब यहाँ पर कि वेन आर्कल, ठीक है, वेन आर्कल मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन, ध्यान से सुनना, फॉर ये आपके पास है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, है ना, विच ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ, यहाँ लिखा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ऐसे आपका एक इंटीजर सवाल बन जाता है। उसमें आपने Na लिख दिया, आपने यहाँ पर आपने Na लिख दिया, जिरकोनियम आपने लिख दिया, बोरोन आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर जो आपके पास आ जाता है, जो वेन आर्कल मेथड के बारे में आप बात कर रहे हो, यहाँ पर जिरकोनियम बोरोन हो गया आपका, Ti आप यहाँ पर जो है बोरोन आपने लिख दिया, Ti आपने यहाँ पर लिख दिया, जिंक आपने लिख दिया, यहाँ पर लेड आपने लिख दिया, सिल्वर आपने लिख दिया, मरकरी आपने लिख दिया, अरे भाई ऐसा लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर आंसर बताना तो आपको बता देंगे साहब, इसके लिए हो गया, इसके लिए उसके हो गया, आपका आंसर रहेगा 003। दूसरा सवाल किन के लिए नहीं यूज कर सकते, तो आपका फिर आंसर हो जाता है 1 2 3 4 5 6, इनके लिए कर सकते हैं, ऐसा हो गया। मैं इसको और सवाल को और मॉडिफाइड करके बताता हूं। मैंने बोला आपके पास कि इन सब मेटल में से वेन आर्कल मेथड किन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कितनों के लिए यूज किया जाता है। मैं बोल सकता हूं कि प्यूरिफिकेशन के लिए हमने बोला यहाँ पर हमारे पास कि यूज कर सकते हैं, वो इसके अंदर इन सब में एक्स मेटल्स हैं, इन सब में एक्स मेटल है, और जो है डू नॉट यूज किसके लिए नहीं कर सकते, वो मेरे पास इनमें जो है वाई मेटल्स हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई साहब मेरे को यहाँ पर जो है x माइनस वाई का डिफरेंस बताओ, तो ये और थोड़ा सा ऐसे भी बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का सवाल भी आपको दिया जा सकता है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया आपके पास, बताओ कि भैया 3 के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, 3 के लिए यूज कर सकते हैं, तो 1 और 2 3 4 5 6 के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में भी आपका आंसर 3 ही आ जाता। तो ऐसे भी सवाल को घुमाया जा सकता है, पर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो मुझे ये, क्या मुझे कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता, क्या हमें कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता बेटा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, सब बच्चों को मैं बोलता हूँ, एडवांस लेवल के जो सवाल आए हुए हैं पहले मेटलर्जी के, सारे आप एक बार करके देखिएगा, और उनमें आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे, उनमें जितना भी कॉन्सेप्ट है इन जो मैंने करवाए इनमें मिल जाएंगे। अब बात आती है कि मैं सिंगल को मल्टीपल चॉइस में इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूं, क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, इसी तरह से बड़ा आएगा ना, मेटलर्जी तो मेटलर्जी रहेगी,
कोई नहीं है तो कुछ होगा नहीं ना आपके पास में। तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस साथ में आसमान में पहुंच जाता है। अरे भाई साहब मजा ही आ गया, अभी तक तो हम सवाल देते थे हमें और हम करते थे, अरे अब तो हम खुद भी सवाल बना सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं। आपके साथ इसी फॉर्मेट में इस सवाल को पूछ लिया जाए, आपने किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसे कि भाई कितने के लिए सही है कितने के लिए वो हो जाएगा, फिर उनका डिफरेंस पूछो। तो इस तरह से बच्चे को एक स्टेप बढ़ गई बेसिक कैलकुलेशन की, कुछ हुआ नहीं उसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, बट वो अननेसेसरी एक नई टाइप दिखने से थोड़ा सा अनकंफर्टनेस आ जाती है। तो सवाल बनाना सिखा रहा हूं आपको, देख सकते हो आप, कोई बताएगा नहीं इस तरह से, कोई डिस्कशन में आप देखिएगा कभी मिलता नहीं इस तरह से। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ठीक है। बीइंग आईआईटीएन मैं जानता हूं कि आईटी वाले करना क्या चाह रहे हैं, आप लोगों से एग्जाम में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है कि कितनी आपकी एनालिटिकल पावर्स, एनालिटिकल स्किल्स को आपने जो इनहांस किया है, यही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आफ्टर इंजीनियर्स बनने के बाद आप क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद में जब आप लोग इंजीनियरिंग में आईटीज में या एनआईटीज में जब आप पढ़ते हो तो आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, वो सब आपकी किताबी ज्ञान होता है। फिर जब आप वास्तव में जब जॉब करने जाओगे, कहीं ना कहीं जॉब करोगे, तो उस समय किताबी ज्ञान और रियल लाइफ में जो होगा वहां पर एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलता है। तो वहां पर आपको अपनी स्किल्स जो हैं वो उनको यूज करना पड़ता है, अपनी एनालिटिकल पावर को, जो भी आपके पास जो थ्योरेटिकल ज्ञान है उसको यूज करते हुए बाकी आप वहां पर सॉल्यूशंस कर पाते हैं, यही तरीका। इसीलिए जेईई एडवांस में थोड़ा चीजें एनालिटिकली ज्यादा अच्छी तरह से पूछी जाती हैं, बस इतना ही आपको समझने का है। चलिए खैर अगला सवाल Which of the following reaction is not involved in extraction of copper from copper pyrites? कॉपर पायरिटीज आपको बताया था मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायरिटीज, CuFeS2, सबको याद हो गया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है हमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। Cu2s Fe2s3 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4O2 Cu2s Fe और SO2 हो गया, Cu2s FeS3 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नॉट इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। आप जानते हैं Cu2s, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब हम रोस्टिंग करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जब हम रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग के अंदर Cu2 को आपस भेज देता है, इसलिए ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है, मतलब ये तो यूज होगी, ये तो यूज होगी। आपके पास वहां पर आपने देखा था कि मेरे पास FeO भी बना था, अगर SI की इंप्योरिटी, सिलिका तो कहीं भी एज ए इंप्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, तो FeO जो होगा वो SiO2 के साथ मिलकर हमारे पास FeSiO3 बनाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो Fe वाला पार्ट आपको मिला था उस FeO को हम रिमूव कैसे करेंगे, हम उसको SiO2 के साथ मिलकर, क्योंकि आप जानते हैं, यू नो दैट कि बेटा ये तो आपका Fe जो होता है आपका तो बेसिक ऑक्साइड होता है, ये आपका बेसिक ऑक्साइड होता है बेटा, और ये आपका जो होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस मिलके हमारे पास जो है यहाँ पर सोल्ट बना देते हैं। इसी सोल्ट को तो हमने स्लैग बोला था, जो कि लो डेंसिटी का मटेरियल होता है, मतलब Fe वहां पर था तो ये वाला पार्ट भी यूज आएगा। हाँ, बट आप लोग जानते हैं कि कॉपर के अंदर जब पढ़ते हैं हम यहाँ पर बेटा, तो CuO से Cu उसका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीट करने पर जब हम रोस्टिंग करेंगे तो हीट करने पर आपको यहाँ पर इस तरह बोला जाता है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हीट करने पर आपके पास कॉपर नहीं मिलता, वो तो केवल दो ही मेटल है जिनको हीट करने पर डायरेक्टली वो जो है, एक आपका HgO है और आपका बेटा एक Ag2 है। ये दो ही मेटल ऐसे हैं जिनको अगर आप डायरेक्टली हीट करते हो, ये कल भी बढ़ाया था मैंने, इनको आप जब डायरेक्टली हीट करते हो तो आपको यहाँ से मेटल मिल जाता है, यहाँ से आपको क्या मिल जाता है बेटा, मेटल मिल जाता है। ये कल भी पढ़ाया था मैंने, आज भी पढ़ाया और आने वाले एग्जाम में भी आपको दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या था कि ये वाला पार्ट यूज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। Cu2s आपके पास दे रखा है Fe, ये आपका जो दे रखा है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये तो सर देखा ही नहीं हमने कभी, ये तो फिर भी देख सकते हैं CuFeS2 होता है, पर यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो, इसको आप, ये आपका यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें Fe आपका FeS प्लस बेटा ये आपका FeS2 और यहाँ पर Cu2s, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। आपने यहाँ पर इसका फिर अगेन वही क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इसकी रोस्टिंग कर डाली तो Cu2s मिला, FeO मिला और SO2 आपके यहाँ पर निकल जाती है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं आपके पास, बस आपको इन सवालों को ढंग से समझ लेना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जब मैं क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन बता रहा हूं आप लोगों को, तो एक एक चीज, एक एक ऑप्शन को डिटेल में देख रहा हूं, तो हमें ऐसा रियलाइज होता है थोड़े बहुत क्वेश्चन करने के बाद कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अगेन एंड अगेन रिपीट, वो रिपीट ही हो रही है, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें आपको परफेक्ट याद हो जाती हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, डर खत्म होगा, वैसे आपके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बन जाता है, तो यहाँ पर ये देखो C विल बी योर आंसर लिखा हुआ है, तो C आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये मैंने बता दिया। मैंने ध्यान से देखा क्वेश्चन पूछा है नॉट इन्वॉल्व पूछा है, तो नॉट है या इन्वॉल्व है देखना पड़ेगा, और यही सवाल MCQ बना लो कि नोट हटा दो तो इज और आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, बन गया। तो इस तरह से बेटा इसको एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल है मेरे पास, आज आप देखते जाएं, सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे।
अब यहां पर आपके लिए, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इस सवाल। ये आपके पास में जो एलिंगम डायग्राम भी हमने पढ़ा था, कुछ हमारे पास फिजिकल का पार्ट भी आता है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा टी, डेल्टा जी एंड टी रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल इन इट्स डिफरेंट फेजेस आर गिवन बिलो, एज्यूम द मेटेलिक ऑक्साइड इज थर्मली स्टेबल इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, ये इसके बारे में भी मैं कुछ थोड़ी सी ज्ञान बांटता हूँ आपको। यहाँ पर आई टोल्ड यू दैट कि भाई एलिंगम डायग्राम भी बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एलिंगम डायग्राम के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो एलिंगम डायग्राम में उन बच्चों को हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एलिंगम डायग्राम का थोड़ा सा ज्ञान बांट देता हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। एलिंगम डायग्राम के बारे में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके पास आ गया बेटा डेल्टा जी। ये आपके पास यहाँ पर हो जाता है टेम्परेचर, जो हो जाता है टेम्परेचर आप ले सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर आपका इनके बीच में। हुआ क्या कि भाई हमने आयरन की जब मेटलर्जी को देखा तो Fe2O3 जो था उस समय आयरन चाहिए था, हमें Fe2O3 से आयरन चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया कार्बन से रिडक्शन करना। बट हमने फाइंड किया कि वो जो है 500-600 तक भी हमारे पास कार्बन जो है आयरन के ऑक्साइड को इफिशिएंटली रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हो गया बेटा, प्रोसेस की कॉस्टिंग बढ़ जाती है जब, और उसकी हमें जो आयरन मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है। हम तो चाहते हैं ना कि हमें आयरन मस्त तरीके से खूब सारा मिले। तो कार्बन के साथ प्रॉब्लम आई कि कार्बन ने उसको रिड्यूस तो कर रहा था बट उतना इफिशिएंटली रिड्यूस नहीं कर रहा था, तो हमारे को नुकसान हो रहा था। तो भाई करे क्या, तो साइंटिस्ट लोग पढ़े लिखे होते हैं, सोचते हैं कि यार रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस तो कर रहा है बट इतना इफिशिएंटली नहीं कर रहा, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि हम इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बढ़ा दें। अगर हम इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को अगर बढ़ा देंगे तो हमारे पास में उस प्रोसेस की इफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो करे क्या, अब कोई भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात की जाती है तो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं डेल्टा जी नेगेटिव का जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना ही स्पॉन्टेनिटी हमारे पास बढ़ जाती है। Fe के साथ Fe2O3 के साथ कार्बन जो होगा उसके अंदर डेल्टा जी नेगेटिव था, पर अगर वो डेल्टा जी नेगेटिव का वैल्यू किसी तरह से हम बढ़ा दें तो हमारे पास स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है, ओके सर। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को स्टडी किया, वो थे एलिंगम नाम के साइंटिस्ट ने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया और उन्हें डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, क्योंकि मेरे पास में टेम्परेचर ही एक रोल है जो मैं उसको आसानी से बढ़ा सकता हूँ घटा सकता हूँ, और डेल्टा जी का तो रोल दिखना ही पड़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जब मेटल हमारे पास होता है, वो मेटल जब भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो आप जानते हैं जब हमारे पास कोई मेटल है, ये मेटल हमारे पास अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक कोई भी हो सकता है आपके पास, इसको आप जो है एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, तो मेटल जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा बेटा ये मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ये आपका मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, हमारे पास एडिशन की रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर जितना भी ये फॉर्मेशन की रिएक्शन आएगी, यहाँ पर ये मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी आपके पास में, तो यहाँ पर तो ग्राफ्स का ऊपर ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि पहले मेटल के ऑक्साइड के, मेटल के डिफरेंट मेटल के जो ऑक्साइड्स थे उनके उन्होंने क्या किए, ऑक्साइड के ग्राफ्स को स्टडी किया। मेटल के ऑक्साइड के लिए बात की जाती है तो यहाँ पर अगर बोला जाएगा तो इनके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके केस में हमारे पास जो स्लोप आता है वो क्या आता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड जो होता है स्लोप पॉजिटिव आता है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे पास रही, तो उन्होंने क्या किया, हमारे पास कई सारे उन्होंने यहाँ पर इस तरह से आप सब लोग देख सकते हैं, कई सारे उनके पास यहाँ पर जो है उन्होंने कई सारे ग्राफ बनाए हमारे पास में, कई सारे ग्राफ उन्होंने बना दिए। उन ग्राफ के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलती हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आप लोगों ने एलिंगम डायग्राम जब बनाया हो, कभी बनाया हो तो ठीक है, नहीं बनाया हो तो भी कोई बात नहीं, उसमें बहुत सारी लाइन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, बहुत सारी लाइन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। कुछ लाइन्स हमारे पास जो होती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके होती हैं, और कुछ लाइन्स हमारे पास इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारी लाइन्स आपने देखी होगी एलिंगम डायग्राम के अंदर, आपने ऐसे कई सारी लाइन्स देखी होंगी, ऐसे बनी हुई, आपको बनाना नहीं है, आपको तो इन लाइन्स के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। यू शुड नो कि भाई लाइन्स हमारे पास होती कैसी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको तो कुछ लाइन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। आप देखिए मैंने ग्रीन कलर की कुछ लाइन्स और बनाई आपके पास में, ऐसे ऐसे करके भी लाइन्स होती हैं। कुछ लाइन्स हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका पार्ट आ गया, कुछ लाइन्स हमारे पास इस तरह की भी होती है। तो ऐसे करके एक एलिंगम डायग्राम आपने देखा होगा, डरावना सा, पर इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इस एलिंगम डायग्राम का मेन रोल क्या है, हाउ टू रीड दिस, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो मैं इसमें बताता हूँ इसमें होता क्या है बेटा, ये डेल्टा जी पहला पॉइंट आता है, इट इज फ्लोटेड बिटवीन डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, मेटल के ऑक्साइड से हो सकता है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने O2 के साथ रिएक्शन करी
और यहाँ पर इसने MgO बना दिया, उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने। मैग्नीशियम के लिए बात कर लिया हमारे पास हमने यहाँ पर क्या कर दिया, Al2O3 बना दिया, मतलब एल्यूमिनियम आपके पास था 2 एल्यूमिनियम, और यहाँ पर इसका ग्राफ दे दिया आपने कैल्शियम का, यहाँ पर आपने ले लिया साहब ये कैल्शियम हमारे पास, तो कैल्शियम के ऑक्साइड ग्राफ बना दिया आपने। यहाँ पर सिल्वर का, सिल्वर प्लस हाफ ऑफ O2 से मिलके हमारे पास आपने जो है Ag2O बना दिया आपके पास में, ये ऐसा बना दिया। कॉपर ग्राफ आपने बना दिया कोई इस तरह से, ये इस तरह से डिफरेंट ग्राफ। पर ये क्या है बेटा, ये ग्राफ मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन ग्राफ है, और ये सब ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इनका स्लोप क्या है बेटा सबका, इनका स्लोप सबका पॉजिटिव है। तो ये अपने पास जितने भी हमारे पास बना ग्राफ बनाए जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, इनका जो स्लोप है सबका क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन ग्राफ उन्होंने ऐसे बना दिए। अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जहां तक कुछ ग्राफ आपने देखे, कुछ तो सीधी सी लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइंस आपके पास स्ट्रेट चली जा रही, कहीं बना दिया मैंने, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन चली गई, ऐसा और बना दो, खूब सारा कचरा पट्टी कर दो। जो लाइंस स्ट्रेट चली जाती है हमारे पास में, सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो लाइंस आपके पास स्ट्रेट चली जाती हैं उसका मतलब होता है कि देयर इज नो फेज चेंज इज ऑफसेट। बट अगर मैं बोलूं आपसे कि कुछ ग्राफ आपके स्ट्रेट जाके बेंड कर जा रहे हैं, तो जो ग्राफ बेंड हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है ऐसी कंडीशन में फेज चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हियर यू कैन सी कि भाई यहां पर मेरे पास सपोज ये ग्राफ था, यहां पर सपोज ये मेरे पास यहां तक पहले आपके पास सोलिड फेज में था, यहां पर आपका इस सोलिड फेज में था, पर इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पर देखना चाहें इसको बेटा, अगर आपको देखें तो इस पॉइंट के बाद अगर मैं यहां पर ले लूं तो मेरे पास एक टेम्परेचर आ जाएगा। मान लो मेरे पास यहां पर T इक्वल टू आपका T1 टेम्परेचर आया, तो ये इस लाइन के लिए, इस ब्लू वाली लाइन के लिए मान लो एल्यूमिनियम की थी, तो पहले इनिशियली हमारे पास अगर सॉलिड फेज है, तो ये जहां पर बेंट हुआ उसके बाद इसका फेज हो सकता है, इसका फेज हो सकता है लिक्विड हो सकता है, इसका फेज हो सकता है हमारे पास यहाँ पर गैस फेज हो सकता है। मतलब जहां पर लाइन जाके बेंट हो जा रही है उसको हम बोलते हैं कि वहां पर फेज चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे इनिशियली सॉलिड फेज में होते हैं, तो बाद में वो वेपर फेज में या लिक्विड फेज में हमारे पास जा सकते हैं। तो ये इस ग्राफ का पार्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक होता है कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो मेटल के ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है और जो मेटल के ऑक्साइड का ग्राफ जो नीचे है, तो नीचे वाले मेटल के ऑक्साइड का मेटल उसके ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, जहां पर ये ग्राफ नीचे नीचे रहेगा। जिससे आपने यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को जरा ध्यान से देखो, आपने देखा एल्यूमिनियम की लाइन यहां से यहां चली गई आपके पास, अरे जारी नहीं जा रही आपके पास, जा रही है। तो यहां पर आपके पास ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा मैंने कि ऊपर वाले इस स्लोप, ये जो मेटल बन रहा है ऊपर वाला, जैसे मान लो ये यहां पर है, मैं इसको थोड़ा एक एल्यूमिनियम वाले पार्ट के हिसाब से बात की हुई, मैं यहां पर आपके सामने इसको थोड़ा और समझा देता हूं, थोड़ा और समझा देते हैं आपके पास। देखो जरा, मान लो हमारे पास ये मैग्नीशियम वाली लाइन थी, ये मैग्नीशियम वाली लाइन है, इस मैग्नीशियम वाली लाइन को अपन यहाँ पर हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं क्या, सेलेक्ट क्लियर पेज, नहीं, ये इसको, अरे हट गई। चलिए अभी मैं आपको इस लाइन को थोड़ा मॉडिफाइड करके बना दूं। मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड के फॉर्मेशन की ग्राफ थी, ये बना और इसको मैंने थोड़ा ऐसे करके ऐसे ऊपर बना दिया। दिख रहा है येलो लाइन, दिख रही होगी आपको येलो लाइन। तो आप देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है, आप लोग देख रहे होंगे बेटा इसके अंदर कि सर क्या है बेटा, कि सर इस पॉइंट के बाद यहां से यहां तक बात करूं तो मेरे पास हो क्या रहा है, ये मैग्नीशियम की येलो लाइन जो है और मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लाइन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर मान लो ये आपका टेम्परेचर जो है, ये मान लो ये आपको मैं T2 बोल देता हूं, ये T2 टेम्परेचर है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये मैग्नीशियम की जो लाइन है, सॉरी एल्यूमिनियम की लाइन तो ऊपर है और मैग्नीशियम कहां पर है बेटा, नीचे है, अरे है या नहीं। बट इस पॉइंट पर अगर मैं लूं यहाँ पर ये टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर ले लेता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका ये वाला टेम्परेचर यहाँ पर ले लेता हूं और इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूं कि भाई मेरा ये T3 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है, तो आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम पहले ऐसे था, फिर लाइन चलेगी, मतलब फेज चेंज हुआ। आप लोग इस पॉइंट के पहले बात करें, इस पॉइंट के पहले बात करें, तो यहां तो मेरा फेज चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट के पहले बात करूं, मतलब T3 के पहले तो मेरे पास में एल्यूमिनियम की लाइन ऊपर है, एल्यूमिनियम की लाइन ऊपर है, बट T3 के टेम्परेचर के बाद आपने देखा कि ये मेरे पास मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड की लाइन कहां चलेगी बेटा, ये वो आपके पास ऊपर चलेगी। मतलब इस T3 टेम्परेचर के पहले तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर आप ध्यान दीजिए, बहुत काम कीजिए, मेरे पास ये Al2O3 है, Al2O3 है और मैग्नीशियम है। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये अपने पास मैंने ऐसे लिखा 2 एल्यूमिनियम और आपका 3 MgO, ये हो गया। एक इक्वेशन में ऐसे लिख रहा हूं, MgO आपके पास दे रखा है 3 MgO और ये आपका 2L दे रखा है बेटा, और Al2O3 है और आपके पास क्या हो गया यहाँ पर बेटा 3 Mg आपके पास यहाँ पर आ गया, 3 Mg आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आपसे मैं पूछूंगा इन दोनों इक्वेशन के अंदर, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर मैं पूछूंगा कि इस ग्राफ के हिसाब से टेम्परेचर T1 T3 सब दे रखा है, T2 दे रखा है,
तो मैं आपसे पूछूंगा पहले वाली रिएक्शन और दूसरी वाली रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर इट इज फिजिबल, एट व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एट व्हाट टेम्परेचर दीस टू रिएक्शंस आर फिजिबल। पहले वाले में आपने देखा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अगर वो रिड्यूस कर रहा है मतलब मेरे पास मैग्नीशियम जो होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो मैग्नीशियम तो नीचे है, नीचे नीचे चलते गए यहां तक है, मतलब आप देख सकते हो अप टू T3 टेम्परेचर, अप टू T3 टेम्परेचर जो होगा एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड की लाइन है वो ऊपर है, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को मैग्नीशियम जो है वो आपके पास क्या करेगा बेटा, वो बोलो 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 फटाफट, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जो होगा ये इसको रिड्यूस कर देगा। मतलब आपके पास ये वाला जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है आपका T इज लेस देन T3, T इज लेस देन T3 तक तो मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर देगा। पर T3 से जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पास अब क्या होगा, एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आएगी और मेरे पास मैग्नीशियम की ऊपर आएगी। मतलब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जो है अब एल्यूमिनियम रिड्यूस कब करेगा, जब आपके पास टेम्परेचर जो होगा बेटा, वो आपका जो टेम्परेचर यहाँ पर है वो टेम्परेचर आपका T3 से क्या हो, ज्यादा हो, वो T3 से क्या हो बेटा, ज्यादा हो, तो फिर अपने पास वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से बेटा एलिंगम डायग्राम का मेन पार्ट इतना होता है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी गणित, आप लोगों को समझ में आ गई चीजें, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको एलिंगम डायग्राम के बारे में, एक आइडिया आपको बताया बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और चीजें बहुत सारी आती हैं। अब हम अपने सवाल पे जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी, ये आपका एक रिएक्शन है, अगर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इसके लिए आपको डेल्टा जी ऑफ ओवरऑल डेल्टा जी रिएक्शन अगर आपने लिखना होगा तो आप लिखेंगे डेल्टा जी ऑफ मैग्नीशियम माइनस मैग्नीशियम के ऑक्साइड की फॉर्मेशन माइनस आप लिखेंगे बेटा डेल्टा जी ऑफ Al2O3। ये आपका इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन आपको मिल जाएगा, डेल्टा जी का ओवरऑल वैल्यू आपको मिल जाएगा। जो रिड्यूस कर रहा है उसका डेल्टा जी माइनस जो रिड्यूस हो रहा है उसका डेल्टा जी, दैट वुड विल गिव यू द डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। यहां पर बता सकता हूं इसके अगर डेल्टा एच जी ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ तो डेल्टा जी ऑफ आपका Al2O3 माइनस डेल्टा जी ऑफ क्या लिखोगे आप यहाँ बेटा, MgO। दिस इज द डिफरेंस। वैल्यूज आप यहां से देख सकते हो, डेल्टा जी इस ग्राफ में इधर आराम से देख सकते हो, ये इस तरह से इसका पूरा पार्ट यहाँ पर आता है। बोलो बात समझ में आ गई, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्राफ बनाया डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, ग्राफ बनाया डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, बोलो बनाया नहीं बना, बन गया। ग्राफ आपका डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर बन गया। ग्राफ मेटल के ऑक्साइड के फॉर्मेशन ग्राफ है, सबका स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, सबका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन जो है वो कार्बन के लिए, कार्बन में ऊपर भी जा सकता है नीचे भी हो सकता है, तो वो अलग कहानी है उसकी, वो आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, जहां पर ये ग्राफ बेंट हो रहा है वहां पर फेज चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, नीचे वाले ग्राफ के मेटल के ऑक्साइड का मेटल, ऊपर वाले ग्राफ के मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओवरऑल डेल्टा जी कैसे निकालते हैं ये भी आपके पास आ गया। बाकी तो थर्मोडायनेमिक्स के फंडे आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको पहला बात बता रहा हूं। तो यहां पर अभी देखेंगे हम, यहाँ पर बेटा अभी ये सारी कहानी लंबी चौड़ी है, कोई बात नहीं। अब आप इस सवाल पर आ जाओ, अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो कितना आसान हो जाता है। अगर ये सवाल आता है तो देख के बच्चा डर जाता है, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पर आपके पास ये आपका यहाँ पर लिक्विड है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में O2 के साथ इसने MO2 बनाया, लिक्विड लेके बनाया MO2, गैस लगे भी इसने MO2 बनाया बेटा। ये आपके पास क्या हो रहा है, मेटल के ऑक्साइड बन रहा है, मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं। ये मेटल के ऑक्साइड है तो इनका आपके पास डेल्टा जी जो होगा इनका क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव स्लोप के साथ हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जर्व किए जाते हैं जब आप डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पुट करते हैं। बताया मैंने आपको, बिल्कुल सही है सर। दूसरी बात आप जानते हैं यहाँ पर अपने पास में ये हमें सब यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछा गया है यहाँ पर इन तीनों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन सा ग्राफ इनमें से सही होगा। तो पहली बात तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये ग्राफ जो होगा वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप के साथ होते हैं, पॉजिटिव स्लोप के साथ होते हैं हमारे पास। तो मैं अगर क्वेश्चन खेलना चाहूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर तो पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ये नीचे तो आएगा नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव स्लोप तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ गए तो सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए बात करूंगा तो ये ऊपर से नीचे आऊंगा तो नेगेटिव स्लोप होगा। यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, इधर जा रहा है फिर यहाँ से नेगेटिव स्लोप होगा, तो नेगेटिव स्लोप तो मेरे पास पॉसिबल है नहीं, नेगेटिव स्लोप तो मेरे पास हो नहीं सकता, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड का जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव ही होता है फॉर्मेशन के लिए। तो इन दोनों में से एक ग्राफ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, इन दोनों में से आपके पास एक ग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसमें जो फंडामेंटल आगे मैंने सारी चीजें लिखी हुई, ये तो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला वाला पार्ट दे रखा है, सॉलिड से O2 के लिए डेल्टा एस आएगा, इसका एंट्रोपी आपका माइनस से, इसका माइनस बी, इसका माइनस सी मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा लंबा सॉल्यूशन तो बता दिया। मोड के हिसाब से बात करूंगा तो यहाँ पर इसने बोला, देखो मोड के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, सी का ज्यादा क्यों आएगा बेटा,
क्योंकि आप जानते हो गैस से गैस और आपका गैस से सॉलिड में गया तो एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ सॉलिड और गैस है, यहाँ लिक्विड है और गैस है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे कम आपके पास सॉलिड से गैस वाला पार्ट है, फिर ये सोलिडिफाई हो गया तो सबसे कम एंट्रोपी चेंज आपको वहां पर ऑब्जर्व मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो ये आपने ऐसा क्यों बताया? ऐसा आपने क्यों बताया? यहाँ पर आप इसको एस कर लीजिए, ये सॉलिड है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मतलब मिनिमम एंट्रोपी चेंज तो आपके पास क्या आएगा? पहले वाले में आएगा, इसमें मिनिमम आएगा नहीं आएगा बेटा? आ जाएगा। और गैस से गैस वाले में के अंदर बात करूंगा तो यहाँ पर मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज आएगा। डेल्टा जी आप पढ़ते हो, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होता है, या आपके पास टी डेल्टा एस आपके पास होता है। देख लो आप, जैसे भी आपकी मर्जी पड़े, डिपेंड करता है। हमारे पास ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, पहले आपने ये लिखा, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है आपके पास, आप लोग जानते हैं क्या होगा? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है आपका, ये डेल्टा जी लिखा मैंने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर जो है ये डेल्टा एच हो जाएगा, अगर डेल्टा एस मेरा अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा एस यहाँ पर आपने देखा ये सबकी यहाँ पर नेगेटिव आएगा आपका, तो अगर यहाँ सबके लिए नेगेटिव होगा आपके पास डेल्टा एस, तो ये आपके पास इक्वेशन का हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया बेटा। ये डेल्टा जी आपका आ जाता है यहाँ पर, बोलो हो गया नहीं होगा? इसको आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ये आपका सी हो जाता है और आपका ये एम एक्स हो जाता है, तो वाई इक्वल टू सी। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमारे पास में जो डेल्टा एस वाले पार्ट के हिसाब से स्लोप जो आएगा पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा बेटा? सबका पॉजिटिव आएगा। आगे बात समझ में? तो स्लोप पॉजिटिव आपके पास देगा, और आगे मैंने यहाँ पर सारी कहानी दे रखी है, तो स्लोप क्या आएगा बेटा? आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों में स्लोप क्या आना चाहिए आपका? बताओ, पॉजिटिव आना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव आएगा, देखो पहले में भी पॉजिटिव स्लोप आया, दूसरे में आया, तीसरे में पॉजिटिव स्लोप आया। अब बात आती किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली थर्ड वाले में एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर बन जाता है वो आपका आंसर ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था, पर ये एलिंगम डायग्राम में मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन का ही पार्ट था। तो ये देखने में सवाल कैसा डरावना सा लग रहा था, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इस तरह से बेटा इसकी अप्रोच यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर स्लोप्स आपने देख ही लिया, डेफिनेटली हमारे पास एंट्रोपी चेंज जहाँ ज्यादा होगा उसी का स्लोप क्या आएगा बेटा? अपने पास पॉजिटिव में ज्यादा आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, समझा दिया। तो ये आपका सवाल था बड़ा अच्छा ये इसके ऊपर। तो एलिंगम डायग्राम के ऊपर में 2-4 सवाल अभी और आगे आएंगे, पेशेंसफुली देखते रहें, कोशिश पूरी करिए आप लोगों को। मेटलर्जी के अंदर भी जो लेवल आपको समझ में आएगा, जिन लोगों ने मेटलर्जी पहले पढ़ा हुआ है तो सब इतनी सारी चीजें तो नहीं करी हैं कम से कम, पर यहाँ पर इसका पार्ट था, तो योर आंसर विल बी थर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जेडेन से इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जेडेन का ऑक्साइड बन रहा है बेटा, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन का भी ऑक्साइड बन रहा है आपके पास, बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय CO, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय ग्रेफाइट, बोथ A and B, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय जिंक। कई सारी चीजें दे रखी है। आप इस सवाल को कैसे करेंगे? यहां पर सवाल के बारे में बात की जाती है, सब तो मैं इधर बता दूंगा, यहां बता देता हूं। चलो यहां पर आप इसके सवाल का आंसर देखें। आपने बोला हमारे पास जिंक जो है, जिंक का ऑक्साइड ले लिया और मैंने यहाँ पर एक CO ले लिया, तो मैं Zn प्लस में CO2 ऐसा कुछ बनाना चाहूँ। जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज बाय CO, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय ग्रेफाइट। ये जिंक का ऑक्साइड है और यहाँ पर आप कार्बन ले लें और जिंक बना के आपने यहाँ पर जो है CO निकाल दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जिंक के साथ बात कर लूँ, कार्बन मिल जाए और ZnO हो जाए, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। पूछा गया आपसे क्या है, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर आपके पास देखेंगे जिंक कैन बी जो ऑक्सीडाइज बाय CO, क्या CO जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है? यानी जिंक है आपका और यहाँ पर आपने CO ले लिया और यहाँ से आप बोल दें कि सर ये ZnO बना दे और यहाँ कार्बन लिख जाए। कैसा हम कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO जो है वो आपके पास क्या, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये Zn को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं कर सकता साहब। हाँ, बट एक बात है कि जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय ग्रेफाइट, ये आपका यहाँ पर आसानी से इसको हम जो है इस वाले पार्ट पर आप देख सकते हैं। जिंक का ऑक्साइड कार्बन को आसानी से हम देख, कार्बन रिडक्शन जिंक की मेटलर्जी में हम कार्बन के थ्रू उसके ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब उसका रिडक्शन किया जाता है। ठीक है नहीं? तो ये इस तरह से इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। सारी की सारी कहानी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CO, Zn, ZnO भी मैंने यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, तो इसको आप बताएं, उसको आप बताएंगे कैसे? चलो ये बताओ। अगर बात की जाती है अपने पास यहाँ पर तो करें तो क्या करें? कॉन्सेप्ट तो सर पल्ले ही नहीं पड़ा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आई नो दैट सर, कॉन्सेप्ट तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बात तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सर पल्ले ही नहीं पड़ा, तो भाई साहब कौन किसको रिड्यूस करेगा? उसके लिए हमारे पास दिमाग में क्या चीज़ है? उसके लिए हमारे पास दिमाग में क्या चीज़ है कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ मैंने कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव।
डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू होगा तो प्रोसेस हमारा क्या होगा, वो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, तो वही फेवरेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो वही आपका क्या होगा बेटा, फेवरेबल यहाँ पर आपके पास रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करने पड़ेगा डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो। जैसे आपने इक्वेशन लिखी कि साहब जेडेन का ऑक्साइड सॉलिड में था और एक कार्बन वाला पार्ट दे रखा है, कार्बन वाला पार्ट दे रखा है, जिंक वाला पार्ट सॉलिड में चला गया, यहाँ पर मेरे पास ये CO यहाँ से निकल जाता है, वो निकला। कार्बन मेरा यहाँ पर 0 से आपका पास बेटा यहाँ पर 0 से आपका +2 में जा रहा है, 0 से अगर ये +2 में जाएगा तो उसका क्या हो गया बेटा, यहाँ पर बताओ उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मतलब ये क्या हो गया आपका, बताओ ये ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो आराम से आप यहाँ पर जिंक बोल सकते हो, ये जिंक को आराम से रिड्यूस करेगा नहीं करेगा बेटा, कर देगा। अरे करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो ये जिंक वाला पार्ट जो था इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है आपके पास यहाँ पर। और दूसरी बात हमारे पास ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, ये CO वाला पार्ट दे रखा है। तो यहाँ पर अपने पास आप देखेंगे डेल्टा S के बारे में बात करूंगा तो डेल्टा S आपके पास क्या आ जाएगा, देख सकते हो डेल्टा S आपके पास क्या होगा, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड इनकी तो 0 होगी। डेल्टा S का वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा S क्या होता है प्रोडक्ट, यानी डेल्टा S का वैल्यू क्या आएगा आपके पास बेटा, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, होता है नहीं होता, होता है। इसका मतलब है कि मेरे पास डेल्टा S अगर ये पॉजिटिव है तो ये मेरा इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऐसी रहेगी। अगर इक्वेशन ऐसी रहेगी तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला फैक्टर इसका नेगेटिव में है, मतलब यहाँ पर मेरे पास डेल्टा जी के नेगेटिव में बनने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब इसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी, और स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी तो कार्बन इसको आसानी से रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा बेटा, कर देगा। अरे करेगा या नहीं करेगा बेटा, बताओ, कर देगा। दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, उल्टा करके देखें आप यहाँ पर कि सर जिंक ले रखा है हमारे पास, जिंक के साथ ये CO आपका गैस दे रखा है, तो यहाँ पर जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा आपके पास और कार्बन का सॉलिड में चला गया। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पर डेल्टा S जो आएगा प्रोडक्ट, ये सॉलिड में इनकी 0, तो ये यहाँ पर मेरे पास डेल्टा S नेगेटिव आएगा। डेल्टा S नेगेटिव आएगा तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा S और आपके पास माइनस जो T और ये माइनस डेल्टा S, मतलब यहाँ पर आपके पास ये डेल्टा G प्लस T डेल्टा S हो जाएगा, मतलब मामला उल्टा हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया बेटा, डेल्टा G का तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा G का पॉजिटिव वैल्यू आपका बढ़ेगा, जो कि क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए ये वाला पार्ट आपका पॉसिबल नहीं है, ये वाला पार्ट आपका पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से इसको मैं यहाँ पर बता सकते थे, इसीलिए मैंने इसको बोला, इसीलिए यहाँ पर समझाया बेटा आपको कि जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज बाय CO है, नहीं गलत बात, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही है आपके पास में, एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये सेकंड विल बी योर आंसर। ठीक है, अरे ठीक है, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास में। तो बहुत ही अच्छा सवाल आपके पास था ये चीजें थोड़ी देख रहे हो हमारे पास, लेवल इसी को बोलते हैं बेटा। बच्चे बोले सर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम कराओ, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास मेट। अब जैसे ये सवाल है, अब इसका सवाल आप लोग दो, मैं पानी पीता हूँ जब तक, आप सोच सकते हैं इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझ में आया है, दे कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर वो बहुत आसानी से दे सकते हैं। बताइए, यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े प्यार से आप इसका आंसर जो है दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है अपने पास। यहाँ पर बताओ अभी क्या क्या सीखा आप लोगों ने। जो लेक्चर पूरा ध्यान से देखेंगे वो लोग ही क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए Pb प्लस O2 से PbO, मतलब आपका ये मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन है, ये आपका मेटल है और ये मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन, मेटल जो है उसका क्या है बेटा, ये मेटल का ऑक्साइड है, उसकी फॉर्मेशन का पार्ट है, ये मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। तो मैंने बताया था इनका जो स्लोप आपके पास होता है वो क्या होता है आपका बेटा, स्लोप पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये लेड का ऑक्साइड बन गया, लेड का ऑक्साइड बन गया हमारे पास में, स्लोप पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। दूसरी बात Pb जो होता है आपके पास बेटा, ये लेड है आपका, लेड जो होगा इनिशियली आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये तो आपके पास गैस फॉर्म में होता है। और PbO की जो होती है हमारे पास यहाँ पर ये रह गया, PbO के हिसाब से बात की जाती है, तो ये अपने पास PbO अगर देखा जाए तो ये आप किसकी फॉर्म में रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर लोगे तो वेपराइज हो जाएगा, नहीं तो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। पर आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास लेड का ऑक्साइड है, तो ये इस ग्राफ पे मैंने बताया था कि ये हमारे पास स्लोप तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है इनिशियली हमारे पास सॉलिड फेज में रहे, बाद में वेपर फेज में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि मेरे पास बेंट होने का मतलब फेज चेंज होगा, तो इनिशियली ये सॉलिड में हो सकता है, बाद में वेपराइज, PbO पहले सॉलिड में, बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत प्यारा पार्ट आपका हो गया। तो यहाँ पर जो है
विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो सेकंड विल बी योर आंसर। बड़े आसानी से आप इसको बता सकते हैं। दोनों चीज यूज हुई, एक तो फेज चेंज भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, सॉलिड से हमारे पास क्या हो वेपर में जा सकता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसलिए बेंड ग्राफ आया, सीधी लाइन तो आएगी नहीं हमारे पास, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन आ नहीं सकता, कांस्टेंट स्लोप होगा नहीं, तो सीधा सीधा आपका आंसर ये आ गया। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन को आप जब थर्मोडायनेमिक्स का बोलो, चाहे मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम की अप्रोच, पर वैसे कॉन्सेप्ट एलिंगम डायग्राम के रेस्पेक्ट में ही बताया गया है। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गई होगी कहानी, तो ये आपका आंसर आ गया। और ले लो, भर भर के सवाल है मेरे पास, डोंट वरी, समझ रहे हो ना बात को। अब ये देखो, ये कितना अच्छा सवाल है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ एंड सीओ एट टेम्परेचर इतना इतना दे रखा है, ये आपको ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। सब बच्चे ध्यान दें, आपके पास ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड के लिए हमारे पास ने डेटा दे रखा है डेल्टा जी के हिसाब से। आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन के हिसाब से बात करूं अगर मैं, तो कार्बन के हिसाब से बेटा यहाँ पर आपको जो है ये कार्बन के हिसाब से भी आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये दे रखा है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो लाल कलर से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछा गया यहाँ पर कि 2MgO + 2CMgO + CO, तो द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल एट व्हाट टेम्परेचर, फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल एट व्हाट टेम्परेचर। अब यहाँ पर इस सवाल का आंसर कैसे दें भाई, इस सवाल का आंसर कैसे देंगे। अभी हमारे पास मेरा बच्चा बड़े प्यार से इसका आंसर दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप जानते हो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कब होती है रे भाई, ये रिएक्शन फिजिबल कब होगी बेटा, बोलो बोलो बोलो। दिस रिएक्शन इज फिजिबल, जबकि दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये जो रिएक्शन आपका ये फिजिबल कब होगा बेटा, ये रिएक्शन फिजिबल कब होगा बेटा, जब हमारे पास में डेल्टा जी ओवरऑल रिएक्शन, डेल्टा जी रिएक्शन जो होगी, ओवरऑल रिएक्शन जो होगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी जो होगा आपका ओवरऑल रिएक्शन का वो क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। जब आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। जब मेरे पास ये वाला पार्ट जो है आप ध्यान दें, जब डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव आएगा तो ही रिएक्शन आपके पास क्या होगा बेटा, फिजिबल होगा। तो अभी मैंने आपको आज ही बताया था कि मेरे पास Mg से ऑक्साइड बन रहा है, ये इसका देखो 1000 पे, और ये वाला पार्ट ये मैग्नीशियम है। इस रिएक्शन का आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस रिएक्शन के लिए मैं बात करता हूँ, इस रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा जी ऑफ RxN मतलब डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूँ। अगर मैं इसके लिए डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूँ बेटा, सब लोग ध्यान दें, अगर आप डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, बोलो T = 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर इस रिएक्शन में बोलो कार्बन रिड्यूस कर रहा है तो डेल्टा जी ऑफ आपके पास क्या जाएगा, डेल्टा जी ऑफ आपके पास क्या जाएगा बेटा, CO कार्बन जो मेटल का ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है, माइनस मैंने बोला था डेल्टा जी जो मेटल का ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा जी ऑफ CO 1000 पे, ये रहा 1000 पे आपको C से O2 से CO बन रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको -439, तो ये आपका है -439 माइनस ऑफ डेल्टा जी ऑफ MgO 1000 पे कितना दे रखा है बेटा, -941 दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस वाले पार्ट के हिसाब से बोलूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसका सोल्व करते रहना आप लोग, समझ में आ रहा है ज्यादा है कम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। केमिस्ट्री वाले कैलकुलेशन नहीं करते भाई साहब, केमिस्ट्री वाले दिमाग लगाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा जी ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव आई। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगी मतलब आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो गया बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। यहाँ पर आप बात करते प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब 1000 पे दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं पॉसिबल है तो नहीं है भाई। तो चलो देखते हैं, अब हम T = जो है सेम है, अब हम T = 2000 पर बात करते हैं। अगर T = 2000 पर बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ कार्बन के हिसाब से बात करूँ 2000 पे, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -628 माइनस ऑफ, फिर क्या आएगा, मैग्नीशियम का 2000 पे दे रखा है, मैग्नीशियम का 2000 कितना दे रखा है बेटा, -341 दे रखा है। आपके पास ये माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी तो हियर यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू। अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो फिजिबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो जाएगा दिस रिएक्शन इज फिजिबल एट, बताइए क्या 1000 2000 तो कहां पर होगी, दिस रिएक्शन इज फिजिबल एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब बताओ पल्ले पड़ा। तो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स भी चल रही है। ये तो एलिंगम डायग्राम के ऊपर बहुत अच्छे सवाल मैंने सारे करवा दिए, एडवांस लेवल से लेके दुनिया भर की सारी कहानी आपके पास लिखी हुई थी, मैंने लिख भी दिया और बता भी रहा हूँ, ध्यान जिसमें। चलो अगला सवाल, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस
ट्रीटमेंट विद NaCN आप समझ में आ गया होगा, ट्रीटमेंट विद NaCN आप जानते हो हमारे पास कहाँ यूज करते हैं हम, ये हमारे पास मेक ऑर्थोसाइनेट जंगली प्रोसेस, मतलब गोल्ड और सिल्वर के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, उसी का पार्ट आएगा। और एयर की प्रेजेंस में, ये जे एडवांस में आया था, एयर की प्रेजेंस और होती है क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो मेक इट इरिवर्सिबल, हम एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फिल्टर विद जेडन पाउडर, तो ये आपके पास सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरे पास यहाँ पर ये होता, आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर Ag2S वाला पार्ट होता, यहाँ पर जो देख सकते हैं हमारे पास में, ये आपके पास में Ag2S वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास जो आप NaCN आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, O2 आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अपने पास होती है कहानी, कहानी क्या है आपके पास में, कहानी आपके पास क्या हो जाती है, वो यहाँ पर आपने देखा था AgCN का होल ट्वाइस माइनस यहाँ पर आपके पास बन जाएगा सोडियम इसका हो जाता है, यहाँ पर फिर हमारे पास Na2S हो जाता है, Na2S बाद में जो है O2 के साथ मिलकर हमारे पास Na2SO4 बना देता है, तो इसलिए रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहती, फिर इरिवर्सिबल हो जाती है। फिर AgCN वाला पार्ट दे रखा है, जिंक वाला पार्ट यूज करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिल्वर को अलग कर लेते हैं बेटा, और ZnCN का होल 4 कोडिशन 4 का कंपाउंड बन जाता है। तो ये इस तरह की कहानी वहाँ पर होती है, आपको याद आ गया होगा, डिटेल में पहले बता चुका इसलिए फटाफट से बता दिया, क्योंकि अब तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करूंगा, मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया होगा आपके पास यहाँ पर कि साहब ये अच्छा, और फिर साथ में करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी लगाया, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आप लगा सकते हो, तो आपने पता है कि सल्फाइड ओर्स के लिए हमारे पास हो जाता है। तो आइडेंटिफाई दी विच कैन एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द फॉलो चार्ट गिवन बिलो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCN भी आपने यहाँ पर यूज कर लिया, उसके हिसाब से तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया आपका बेटा, बेटा Ag आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका Ag। बच्चा बोलता साहब AU क्यों नहीं आया, बेटा AU के अंदर हमारे पास में जो है फ्रोथ फ्लोटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है, ये गोल्ड जो होता है, गोल्ड तो हमारे पास क्या होता है बेटा, वो नेटिव फॉर्म में होता है, क्या हुआ ओरिफेरस रॉक्स के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड के केस में हम जो है नहीं करते, तो सिल्वर विल बी द आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से इसको ये पूरा रिएक्शन यहाँ भी लिखी हुई है, यू कैन इजीली सी दिस, बहुत अच्छा पार्ट है, एयर की प्रेजेंस में होता है, इसलिए Na2S क्या होता है बेटा, ये यहाँ पर Na2S जो है फर्दर कहाँ चला जाता है, ये Na2SO4 में, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए एयर की प्रेजेंस में करना जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर में सवाल कर रहे हो तो वहां पर ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है कि एयर की प्रेजेंस में क्यों करते हैं। बेसिमराइजेशन इज कैरिड आउट फॉर, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये आपका बात ध्यान दीजिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल आपके पास लिख देता हूँ। बेसिमराइजेशन जो होता है, सब बच्चे ध्यान दें, बेसिमराइजेशन में हमारे पास क्या होता है बेटा, बेसिमर कन्वर्टर होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बेसिमराइजेशन के बारे में बात की जाती है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखिएगा ध्यान से, वी हैविंग द वन स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस, उसको बोलते हैं हमारे पास हम बेटा बेसिमर कन्वर्टर। ये इस तरह से आपके पास एक बेसिमर कन्वर्टर का चित्र मैंने बना दिया, सब बच्चे ध्यान दें, दिस इज कॉल्ड बेसिमर कन्वर्टर। यहाँ पर आपके पास ये जो है बेसिमर कन्वर्टर का एक चित्र मैंने बना दिया। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बेसिमर कन्वर्टर आप जब बनाते हैं तो उसकी जो है चारों ओर उसकी लाइनिंग का भी एक फंडा होता है, इसके चारों ओर हम जो है लाइनिंग कर देते हैं। लाइनिंग किसकी होती है, वो डिपेंड करता है कि किसका आप जो है बेसिमर कन्वर्टर आप कौन सा पार्ट यहाँ पर यूज कर रहे हो। देखो थोड़ा सा अच्छा सा लगे, सुंदर सुंदर बना दिया मैंने। यहाँ से आपके पास इसके अंदर बेसिमर कन्वर्टर है, यहाँ से तो आप यहाँ पर जो एयर ब्लोन करते हैं, हॉट एयर आप इसको बोल सकते हैं, ये आपके पास का माउथ यहाँ पर दे रखा होता है, दिस इज कॉल्ड बेसिमर कन्वर्टर। यहाँ से आपके पास हॉट एयर चलती रहती है। मेटल आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, आपको जो भी मिलना होगा आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। जादू हो जाता है यार, ये कहाँ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये इसको अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो ये मैंने एक बेसिमर कन्वर्टर का डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बनाया कि बेसिमर कन्वर्टर की कहानी जो होती है वो होती क्या है। अरे यार ये क्या होता है मेरे साथ, समझ में नहीं आती बात। चलो देखो, इसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, इसमें कुछ हो जाता है, दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा फिर मेहनत कर लेते हैं।
बेसिमराइजेशन जो है आपके पास, बेसिमराइजेशन कैरिड आउट फॉर विच पार्ट में इसको बता रहा था बेटा यहाँ पर आपके पास, आप लोग सब लोग ध्यान दें। ये चलो अब इसको वैसे बना देता हूँ फटाफट से। अरे पंजा भाई, देखो अपने पास इस तरह का एक बेसिमर काउंटर का जो डायग्राम बना रहा हूँ बेटा यहाँ पर, देखिए सब लोग, एक बेसिमर काउंटर जो होगा वो आपके पास इस तरह का यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, खत्म हुई कहानी इसकी, फटाफट बना दिया हमने ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास में हॉट एयर, आप यहाँ पर जो एयर हॉट होती है वो यहाँ से ब्लोन कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर जो होगा, जब भी आप बेसिमर काउंटर के बारे में बात करते हैं तो बेसिमर काउंटर आपको जो बनाना होता है, मैं यहाँ पर 2 बार इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा घटिया सा ही बना, कोई बात नहीं, चलेगा काम। ये आपके पास ये 2 मैंने डायग्राम क्यों बनाया उसका लॉजिक आपके पास समझाता हूँ। 2 डायग्राम इसलिए बनाए बेटा हमारे पास में, यहाँ पर क्या होगा, मैं 2 चीज सिखाना चाहता हूँ आपको। एक तो मैंने क्या किया यहाँ पर अपने पास में इसके अंदर बात कर रहा हूँ, एक तो मेरे पास में कॉपर के लिए आपका बेसिमर काउंटर का चित्र है, Cu2S होगा आपके पास अंदर बेटा, और FeS होगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं मेट, MATT मेट, ये आपको बोलते हैं Cu2S और FeS। ये कॉपर के अंदर बात की जाती है, आपका बेसिमर कन्वर्टर आपके पास दे रखा है इसके लिए। और एक बेसिमराइजेशन हम जो करते हैं हमारे पास, वो करते हैं बेटा आयरन के लिए, उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। ये आपका कास्ट आयरन होगा, इसमें कार्बन है आपके पास, Mn दे रखा है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, ये अपने पास सब यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ये इसके साथ इंप्योरिटी के हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं, साथ में सल्फर। ये तो आपके पास इसके अंदर कास्ट आयरन जो होगा, उस कास्ट आयरन के अंदर क्या होती है बेटा, इंप्योरिटी आपके पास यहाँ पर, ये इसको आप बोल सकते हैं, इनके अंदर जो होगा इंप्योरिटीज आपके पास रहेंगी। ये दोनों के लिए हमारे पास हम जो है बेसिमर काउंटर का यूज करते हैं, इन दोनों के लिए आप बेसिमर काउंटर का यूज करते हैं। इसको आप बोलते हैं मेट, आपके पास होता है अधिकतर, आपने बताया था Cu2S ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है, तो लगभग 98% होता है, और ये आपके पास 2% होता है। यहाँ पर काम की बात इसलिए बताना चाह रहा था बेटा मैं, और कई सारे नॉलेज आपके पास, कि यहाँ पर इसकी जो लाइनिंग होती है, मतलब ये जो कन्वर्टर है हमारे पास के अंदर वाली से जो यहाँ पर लाइनिंग होती है आपके पास में, वो होती है आपके पास SiO2 की। और यहाँ पर आपके पास देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में इसके पास यहाँ पर जो है लाइनिंग का मतलब होता है बेटा, इस बेसिमर कन्वर्टर के अंदर की शेप के अंदर हमारे पास हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर SiO2 की लाइनिंग कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो लाइनिंग होती है वो CO की होती है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइनिंग ऑफ बेसिमर कन्वर्टर इन केस ऑफ कॉपर इज आपके पास किसकी, SiO2, और इन केस ऑफ आयरन वो होता है बेटा CaO। ये दोनों का काम होता है आपके पास, तो ये इसमें पूछा गया। तो बेसिमराइजेशन इज कैरिड आउट फॉर आयरन और एल्यूमिनियम, कॉपर किसके लिए होता है, तो आपका आंसर आ गया आयरन हो गया और आपका कॉपर हो जाएगा। आप सोचो सर आपने इतनी मेहनत क्यों करी, आप तो वैसे इसके बारे में बात कर लेते, बट बेटा बहुत काम की चीज है, क्योंकि इन दोनों के बारे में रिलेशन आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉपर के अंदर जब हम बेसिमराइजेशन करते हैं, इन केस ऑफ कॉपर के अंदर आप जब बेसिमराइजेशन करते हो तो देखो यहाँ पर ये Cu2S आपके पास होता है, देखो यहाँ पर Cu2S आपके पास होता है, 3O2 यहाँ पर आप ले लेंगे, और 3O2 लेने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर अपने पास ये 2CO2O आपके पास हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या होगा 2SO2 आपके पास निकल जाती है, बोलो निकल गई। ये तो आपके पास पहला वाला स्टेप एक तरह से क्या हो गया आपका, तो रोस्टिंग हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये Cu2S है, और यहाँ पर आपके पास 2Cu2 हो गया, ये आप इसको ले सकते हैं, और यहाँ से फिर बात की जाती है तो 6Cu प्लस आपके पास 6Cu, और साथ में क्या हो गया आपके पास, साथ में आपके पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पर SO2 आपके पास बाहर चली जाती है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपके पास ये हो गया सेल्फ रिडक्शन। तो जब आप बेसिमराइजेशन के अंदर देखते हैं तो उसमें कहानी इस तरह की होती है। दूसरी बात उसमें क्या होता है बेटा, आप यहाँ पर पीछे भी देख सकते हो, चीजों को देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पीछे भी देख रहे हैं कि मेरे पास उसके अंदर FeS था, FeS जो होगा बेटा अपने पास वो भी O2 के साथ मिलकर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो 2FeS 3O2, तो वो क्या बना देता है बेटा, यहाँ पर 2FeO बना देता है, और यहाँ पर हमारे पास 2SO2 निकल जाती है। ठीक है, अब ये FeO आपके पास होता है, आप जानते हैं FeO आपका क्या होता है बेटा, बेसिक होता है, हमें SO2 उड़ जाती है, और जो FeO हो गया, तो यहाँ पर आपने लाइनिंग किसी करी थी, आपने यहाँ पर जो किया गया अभी देखा आपने, यहाँ पर मैंने लाइनिंग कर रखी है, अंदर वाली सरफेस पे मैंने SiO2 डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है अब आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए डाला हुआ है बेटा कि SiO2 में डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो SiO2 वाला डालने से फायदा क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि मैं फटाफट से जो आयरन का जो ऑक्साइड मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से वो FeSiO3 का क्या बना देगा आपके पास, स्लेग बना देगा, तो स्लेग आपके पास चल जाएगा। मेजर रिएक्शन आपके पास यहाँ पर इस तरह से होती है, तो ये सेल्फ रिडक्शन की जो रिएक्शन आपके पास है, मेजर रिएक्शन यहाँ पर अकर होती है, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया ताकि कॉपर की मेटलर्जी में बेसिमराइजेशन का रोल क्या होता है। दिख रहा है सबको, समझ में आ रही बात बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि कॉपर आपको यहाँ पर मिल जाता है, कॉपर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये इसका जो मेन रिएक्शन होती है वो आपके पास मेन रिएक्शन जो होती है वो ये वाली होती है, मेन रिएक्शन जो होती है इसमें बेटा बेसिमराइजेशन में आपकी ये वाली रहेगी। मोस्ट ऑफ द कॉपर जो है आपको सेल्फ रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर मिल जा रहा है।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो Cu2S और FeS को मेट बोलते हैं, उसके हिसाब से आप इसको बता पाते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलते हैं। और उसी तरह से इन केस ऑफ आयरन, जो अगर आप आयरन के अंदर जब बेसिमराइजेशन करते हैं बेटा, आयरन के अंदर हमारे पास जो होता है कास्ट आयरन होता है। आपने देखा था वहां पर हमारा कार्बन है, कार्बन जो होगा आपके पास में, तो कार्बन के हिसाब से बेटा मेरे पास क्या होगा, ये 2CO भी आपके पास बन सकता है यहाँ पर, तो बन जाता है। Mn जो होता है उसके अंदर इंप्योरिटी वो क्या करता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से क्या बनाएगा बेटा, वो MnO बना देगा। और उसी तरह सिलिका जो होता है वो O2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, SiO2 बना देगा। अब MnO जो होता है आपका बेसिक होता है, ये आपका बेसिक होता है, और SiO2 जो होता है आपका वो क्या होता है बेटा बताओ, वो आपका एसिडिक होता है। दोनों मिलके मेरे पास यहाँ पर MnSiO3 का स्लेग बना देते हैं। बट हो सकता है कि सिलिका ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है सिलिका ज्यादा प्रेजेंट हो, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर उसकी लाइनिंग जो की थी हमने CaO की थी, आप जानते हैं ज्यादा बेसिक होता है, तो ये क्या करेगा, ये बची हुई सिलिका के साथ रिएक्शन करके ये यहाँ पर ये CaSiO3 का ये भी स्लेग बना सकता है। फोस्फोरस जो दे रखा है वो O2 के साथ मिलके बेटा वो क्या बना देता है, P2O5 जो है P2O5 बना देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो CaO वाला पार्ट होता है वो हमारे पास P2O5 ले लो आप, यहाँ पर इसके साथ बात बैलेंस करते रहना, तो यहाँ से मिलके हमारे पास Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पर हमारे पास ये जो है थॉमस स्लैग इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपके पास दोनों का बेसिमराइजेशन आयरन का और अपने पास यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर दिख रहा है सबको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके जब बेसिमराइजेशन जब करेंगे तो उसके अंदर ये वाला पार्ट अपने पास यहाँ पर आ जाता है। अब चूंकि कास्ट आयरन भी है, इसमें थोड़ा इधर जगह नहीं है, क्योंकि कास्ट आयरन भी है हमारे पास, तो आपके पास Fe जो होगा वो FeO2 के साथ मिलकर Fe2O भी बना देगा, और Fe2O3 आपके पास बना देगा। तो वहां पर जो आपके पास 3CO आपके पास दे रखा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो, इससे आपको यहाँ पर ये 2Fe मिल जाएगा और ये 3CO वाला पार्ट जल जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास थोड़ी बहुत CO अगर हुई बेटा, तो वो भी क्या करेगी हमारे पास यहाँ पर Fe को दे देगा, और यहाँ से 3CO2 आपके पास बाहर चला जाएगा और आयरन अपना यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बोलो आगे बात समझ में। तो ये इस तरह से बेटा इसकी बेसिमराइजेशन की रिएक्शंस थी। तो दोनों का बेसिमराइजेशन का पार्ट था, मैंने यहाँ समझा भी दिया। थ्योरेटिकल पार्ट में काम की रिएक्शन कौन कौन सी होती है ये भी यहाँ पर आपने देख लिया, समझ लिया, बता दिया। तो थ्योरी भी थोड़ी बहुत कवर करवा दी हमने, तो थोड़ी बहुत के काम की सारी कवर करवा दी, और क्वेश्चन भी आपका हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आया बेटा अपने पास यहाँ पर कि पोलिंग इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन। पोलिंग आप जानते हैं, पोलिंग का मतलब लकड़ी के डंडे वाला मामला होता है। पुराने जमाने में प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास पोलिंग करते थे। ये तब की जाती बेटा जब हमारे पास क्या होता है, इम्प्यूरिटी की एफिनिटी जो होती है, एफिनिटी ऑफ, देखो एफिनिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर एज कंपैरेटिवली मेटल। लिख लीजिएगा, इसको हम पायरोमेटलर्जिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि मेटल और इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो इम्प्यूरिटीज हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपैरेटिव टू मेटल। उसके केस में हम पोलिंग करते हैं। पोलिंग आपके पास एक पुराना ओल्ड मेथड होता है। यहाँ पर आप देखें ओल्ड मेथड होता है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोल्टन मेटल आप यहाँ पर ले लेते हो, यहाँ से हमारे पास में आप मोल्टन मेटल आप चिपका दें, और यहाँ से हमारे पास हम जो है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है बेटा, यहाँ से हमारे पास हम हॉट एयर या ब्लास्ट ऑफ एयर बोलते थे ताकि मोल्टन फॉर्म में रहे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर एक आप जो ग्रीन पोल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ पर एक आप जो ग्रीन पोल ऑफ वुड, ये लकड़ी का गीला डंडा ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रीन पोल ऑफ लकड़ी का जो है डंडा लेके इसको हिलाने के लिए, स्टेयर करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं। गीला डंडा इसलिए लेते हैं बेटा क्योंकि इसकी सरफेस पे एक पतली सी छाल होती है, डंडी दिखा कभी, पेड़ की डंडी तोड़ना, उसके ऊपर एक आप देखिए गीली वाली, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, छाल बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, हिंदी में बोलते हैं ना छाल। वो तो क्या होता है कि जब हम यहाँ से हम जो हॉट एयर का मतलब हो गया O2 आपके पास हो गया, यहाँ पर आपके पास में क्या होता है बेटा, यहाँ पर मोल्टन मेटल होता है आपका, इसकी हम प्यूरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मोल्टन मेटल के साथ इम्प्यूरिटीज है। इम्प्यूरिटी किसकी भी होगी हमारे पास, मान लो हमारे पास इम्प्यूरिटी सल्फर की थी, तो वो क्या करेगा, O के साथ मिलकर बेटा SO2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और जाएगा ना। आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी अगर आपके पास थी, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 3O2 हो गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया आपका हाँ H2O3, तो 3/2O2 आप ले लें, तो ये अपने पास आर्सेनिक जो होगा बेटा वो आपका वोलेटाइल फॉर्म में निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो वोलेटाइल इंप्यूरिटीज तो आपके पास ऐसे निकल जाती है, निकल गई। बट हमारे पास क्या होता है कि आप जानते हो, जैसे मान लो कॉपर के लिए आप कर रहे होते, तो कॉपर क्या करे बेटा, कॉपर खुद भी तो हमारे पास क्या कर सकता है, कॉपर के लिए बात की जाती है, तो कॉपर ने क्या किया बेटा, कॉपर ने खुद भी क्या किया, थोड़ी बहुत तो रिएक्शन कर सकता है। वैसे उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कम है, पर थोड़ा बहुत ही रिएक्ट करेगा, ज्यादा पर थोड़ा बहुत ही मेटल हम क्यों जाने दे भाई, हम उसको भी रिकवर कर ले तो अच्छी बात है। तो होता क्या है
कि जब ग्रीन पोल ऑफ वुड से इस मोल्टन मेटल उसको आप स्टेयर करते हो तो भाई साहब इसकी बाहर ऊपर की ओर छाल होती है ना, छाल, इसके बाहर इसकी सरफेस पे छाल होती है, वो बर्न करती है, बर्न करती है तो हमारे पास क्या होता है, वहां से हमारे पास हाइड्रोकार्बन, छाल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो है वो गैसेज रिलीज करती है, इसलिए हमारे पास ग्रीन पोल ऑफ डंडा लिया हमने। तो हाइड्रोकार्बन जो गैसेज होती हैं ये अपने पास क्या होती है बेटा, ये आपके पास माइल्ड, ये होती है आपकी माइल्ड रिड्यूसिंग होती है। तो ये क्या करती है, जैसे CO2 है, CO2 आपने यहाँ पर ले लिया, CH4 आप यहाँ पर ले सकते हो, तो होगा क्या बेटा अपने पास यहाँ पर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास ये 6Cu हो गया आपके पास, ये आपका 2H2 हो जाएगा, और बाकी रही बात हमारे पास में तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास यहाँ पर जो है बाहर आ जाएगी, 3CO, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा। और अगर बात करूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पार्ट इसका हो गया, ये बहुत अच्छा पार्ट इसका आपका यहाँ पर आ जाता है। ये ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छा पार्ट आपके पास यहाँ पर मैंने दे दिया, इस तरह से इसको मैं देख सकता हूँ। तो ये कॉपर जो था वो आपस क्या हो गया, आपको मिल भी गया। तो ये होता है पॉलिंग। तो पॉलिंग यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, बताओ हम यहाँ पर टिन, कॉपर, लेड, जिंक, तो ये अपने पास क्या है, कॉपर के लिए इसको जनरली हम जो है यूज करते हैं। पॉलिंग ओल्ड प्रोसेस है हमारे पास, ओल्ड मेथड है, तो पॉलिंग जो है उसके लिए यूज किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया बी था ना हमारा आंसर, देखना, हाँ बी था, बिल्कुल ठीक है। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गोल्ड के लिए आप जानते हैं मेक आउट द साइड जंगली प्रोसेस है, ये हॉल इरोल्ड प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है आपके पास में, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अभी भी पढ़ाया था, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका गोल्ड के लिए होता है ना, ये आपका क्या होता है, लीचिंग, ये आपका लीचिंग यूज होता है। कार्बन के थ्रू रिडक्शन हमारे पास क्या होगा, तो रिडक्शन मेथड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बोला मेथड ऑफ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है आपका ये आ जाएगा, ये तो सब सही है, ये आपका गलत है। डाउन सेल जो होता है उससे पोटेशियम के लिए यूज नहीं करते बेटा उसको, ठीक है ना, उसको तो और किसी के लिए यूज करते हैं, वो आप देख लिया इस ब्लॉग में, देख लीजिएगा। फॉर दिस ग्राफ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, आप बताओ। अब मेरा बच्चा आराम से बताएगा इस तरह का सवाल, आपके पास सवाल इतना आसान आएगा बेटा। एट लेस देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्नीशियम एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आपके पास यहाँ पर रिएक्शन लिखनी होती तो ऐसा होता ना, SiO2 और मैग्नीशियम, तो ये आपके पास अगर ऐसा बोला जाए तो यहाँ पर Si आ जाता और साथ में मैग्नीशियम ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ करते बेटा, बोलो ऐसा कुछ करते। एट मोर देन 1500 सिलिकॉन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर MgO, तो ये रिएक्शन होती है आपके पास SC वैसी, तो आपके पास बनता 2Mg प्लस SiO2, बोलो अब कौन सा सही। आपको मैंने बताया था ये आपके पास मैग्नीशियम के ऑक्साइड का ग्राफ है, तो इस टेम्परेचर के पहले जब आप बोल सकते हो ये T इज लेस देन 1500, तो मेरा MgO जो है नीचे रहेगा, मेरा SiO2 मेरा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर लेस देन 1500 के पहले तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड को ऊपर सिलिकॉन है, तो मैग्नीशियम लेस देन 1500, लेस देन 1500 कहाँ है अपने पास, ये रहा, लेस देन 1500 पर आपके पास मैग्नीशियम जो है सिलिकॉन को रिड्यूस कर देगा, तो लेस देन 1500 पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपका पार्ट हो गया, ये बिल्कुल ठीक है साहब। और यहाँ पर आपके पास सिलिकॉन नीचे आ गया, यहाँ पर जब टेम्परेचर आपका 1500 से ज्यादा हो जाएगा तो अब मैग्नीशियम को सिलिकॉन रिड्यूस करेगा, तो टेम्परेचर 1500 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1500 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, बोथ 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब जिस बच्चे को एलिंगम डायग्राम नहीं आता, इसको एलिंगम डायग्राम नहीं आता ना, वो बच्चा क्या करेगा, अरे यार ये तो एक ही टेम्परेचर पे तो रिड्यूस होगा, कम ज्यादा कैसे हो सकता है, या तो कम पे होगा या ज्यादा पे होगा। पर भाई साहब पहले MgO नीचे था, अब इस पॉइंट के बाद ऊपर चला गया, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। अब बताओ आसान हुआ नहीं हुआ बेटा, हो गया। तो लर्निंग पार्ट इज वेरी इजी, अगर आपने केमिस्ट्री को समझा, अंडरस्टैंडिंग समझी तो मजा आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आती है। हम ऐसा मानते हैं जनरली लोग कि यार केमिस्ट्री तो बड़ी बोरिंग सी हो जाती है, और स्पेशली IOC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट अभी आप लोगों ने इतने सारे लेक्चर देखे और जो क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ रटने वाला पार्ट होता है, कितना सारा दिमाग लगाना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके IOC में इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये बात तो कभी कोई बोले ही नहीं लाइफ में कि साहब IOC में जो है रटना ही पड़ता है, नहीं, IOC में याद करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ तो याद होना चाहिए कुछ करने के लिए। जैसे मैथ पढ़ते हैं तो मैथ को करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले तो याद होना चाहिए ना, टिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी तो उसके क्वेश्चंस कर पाऊंगा बेटा मैं, है। उसी तरह IOC में भी कुछ चीज़ें थोड़ी बेसिक तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप सवाल बना पाएंगे, कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप
को एक एक सवाल देख सकते हो। नहीं तो अगर आईओसी के हिसाब से मैं बात करूं, अगर ऐसा ही कुछ होता बेटा, तो मगर मैं आपके सामने अगर 20, 30, 40 सवाल डिस्कस करता हूं तो वो तो 10 मिनट में हो जाने चाहिए। चलो आधा घंटा मान लो, वो तो टिक टिक करना है, तो इसका आंसर ये हो गया, इसका ये हो गया, तो याद है, ये तो याद है, फिर क्या डिस्कशन करूंगा। पर दिख रहा है आप लोगों को एक एक चीज को कैसा हम यहाँ पर डिस्कस करें। अब ये सवाल आपके सामने, वेन आर्कल मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, तो ये आपके पास क्या होगा, ये तो रिपीट होगा सवाल अपना, कोई बात नहीं। वेन आर्कल दे रखा, ध्यान से, ठीक है, ये तो रिपीट था, कोई नहीं। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन MOCO हीट किया, MCO डेल्टा जी ओवरऑल इज जीरो, डेल्टा जी ओवरऑल इज जीरो एट व्हाट टेम्परेचर, अरे बता दो बता दो बता दो, किधर रहेगा डेल्टा जी। तो बच्चे को पता है इस रिएक्शन का, अगर मेरा बच्चा जो है पढ़ के गया, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को निकालना होगा तो क्या लिखा, डेल्टा जी जो रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस कौन कर रहा है, कार्बन, और माइनस डेल्टा जी कौन रिड्यूस हो रहा है, मेटल का ऑक्साइड। अब आप देख सकते हो इनका वैल्यू तो दे नहीं रखा, ग्राफ तो दे रखा है। आप जानते हो हमारे पास, इस पॉइंट पर बात करूंगा, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बोला डेल्टा जी जीरो चाहिए मैं, अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बात करूंगा, यहां पर आ जाता हूं, यहां पर सब बच्चे ध्यान दें, यहां पर सब बच्चे ध्यान दें, यहां पर सब बच्चे ध्यान दें। अगर मैं यहां पर जो है इस वाले पॉइंट पर आता हूं 1800 पे, तो यहां पर डेल्टा जी मेरे पास आ जाएगा। यहां पर मेरे पास इसके लिए ये जो ग्राफ है, ये एम के हिसाब से इसका डेल्टा जी अपने पास यहां पर आ जाएगा, और इसके लिए भी ये वाला ग्राफ कार्बन का है, इसका भी ये आ जाएगा। मतलब इस वाले पॉइंट पर 1800 पे मेरे पास दोनों का डेल्टा जी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ओवरऑल डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो टेम्परेचर आपका क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, टेम्परेचर विल बी, बोलो बोलो, टेम्परेचर विल बी 1800, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। हाँ बोला डेल्टा जी नेगेटिव किधर आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव किधर आएगा, तो अपने आप यहाँ पर देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये भी आपका आसान सा सवाल बन जाता है अपने पास यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ए आंसर आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following reaction is not involved in Serpex process of the leaching of Al2O3 from white bauxite? कल भी पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था, अब डायरेक्ट अब नहीं बोलूंगा कुछ भी, अब अपने आप बताओ क्या पहले वाला सही है, बोलो 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 बोलो, पहले वाला बोला क्या है, नॉट इन्वॉल्व। अरे भैया सवाल भी तो पढ़ना पड़ता है, पहले वाला पार्ट है नॉट इन्वॉल्व। क्या पूछा मैंने बेटा, नॉट इन्वॉल्व, बताओ तो हो गया आपके पास, कौन सा नहीं होगा, बताओ 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 बताओ। आप जानते हो हॉल मतलब बड़ा 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 बड़ा, सरपेक्स पूछा है, सरपेक्स प्रोसेस के अंदर जो रिएजेंट होता है, सरपेक्स में हमारे पास रिएजेंट होता है वो N2+3C वाला पार्ट होता है। पहले एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनता है, फिर हमारे पास क्या होता है उसके अंदर, बताओ, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनता है हमारे पास, पानी में डाल के इसको फिर पानी में डाला जाता है, इसको बेटा, इसको हमने पानी में डाला, पानी में डाला, H+ एंड OH हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, AlOH का होल थ्राइस, लाइफ होगी झींगा लाला, बनाओ बेटे लाला, NH3 बन जाएगा, काम खत्म। इसको फिर हम हीट कर देंगे तो ये हमारे पास Al2O3 बना देगा, मतलब आपका ये वाला हो गया। पर ये Na2CO3 जो होता है, ये तो आपका क्या होता है बेटा, ये तो होल्स प्रोसेस के अंदर यूज होता है, ये वाला पार्ट तो आपका होल्स प्रोसेस का रिएजेंट है, तो इसलिए हमारे पास बोला कि नॉट इन्वॉल्व, तो ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, बाकी सारी हो जाती है। खत्म खत्म खत्म, देख खत्म। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, द गिवन आउटलाइन डिपिक्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये पूरा एक फ्लो चार्ट दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सल्फाइड ओर है, आपके पास सल्फाइड ओर दे रखा है, फ्लोटेशन लगाएंगे, NaCN के बारे में बात कर रहा है। NaCN आपका क्या होता है बेटा, डिप्रीशिएंट होता है, मैंने कल समझाया था, डिप्रीशिएंट हो जाता है हमारे पास, फ्लोटिंग टेंडेंसी कम करेगा, कंसंट्रेट ओर मिल जाएगा, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ CO करते हैं तो रोस्टेड ओर मिलता है, Fe2 को मिल दिया तो मेटल मिल जाएगा, पार्शियल रोस्टिंग कर दी, हीट कर दिया मेटल। अब बच्चा फंस गया, बोल रहा है सिल्वर फ्रॉम Ag2, सारे सिल्वर फ्रॉम Ag2S, सल्फाइड दे दिए, सारे सल्फाइड दे दिए, फ्रोथ फ्लोटेशन कहीं चिपका रहा था, ये रहा फ्रोथ फ्लोटेशन जो है वो आप सल्फाइड ओर्स के लिए करते हो, पर आपको पता होगा कि आपको पता है कि सर ये तो सारे सल्फाइड्स हैं, सारे सल्फाइड्स, जिंक का भी, लेड का भी, सिल्वर का भी, कॉपर का भी, सारे हैं या नहीं है बेटा, बोलो। अरे हैं, बट आप लोगों को पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता होगा क्या कि बेटा हमने जब पढ़ा था डेप्रिशिएंट हमने एक ही जगह डाला था, जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास ZNS और PBS, ZNS और क्या था बेटा अपने पास, बताओ, ZNS और PBS का पार्ट था, याद आ गया, ZNS और PBS का पार्ट था। तो इसके अंदर हमारे पास मेन पार्ट क्या होता है, ये हमारे पास होता है गेलेना, क्या होता है बेटा, ये गेलेना, जो कभी गलेना, आगे बात समझ में, क्या होता है ये गेलेना, और ये वाला पार्ट आपके पास कम होता है, हमें चाहिए होता है PBS। तो हम लेड के एक्सट्रैक्शन के दौरान जब बात करते हैं तब हम बात करें, ZNS वहाँ पर कम होता है बेटा, गेलेना ज़्यादा होता है,
इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो उसका पार्ट द गिवन ऑर्डर डिपिक्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो कौन सा वाला पार्ट आपके पास है, पीबीएस विल बी द रिड्यूस बाय द सेल्फ रिडक्शन एज वेल कार्बन रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पर साफ साफ आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये अपने पास पीबी से पीबी फ्रॉम पीबीएस यहाँ पर आप लेंगे। इसमें यहाँ पर इसने और भी बोला है कोक का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, और कंसंट्रेटेड और के बाद यहाँ पर CO डाल रहा है तो सिलिका बना देगा। तो ये आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आइडिया मिला इस सवाल का, ठीक है। ये आपका आंसर भी था, हो गया। अगला पॉइंट, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस इज मेनली एप्लीकेबल फॉर, कार्बन रिडक्शन किसके लिए यूज होगा, बताओ फटाफट, किसके लिए यूज हुआ, एल्यूमिनियम Na और Ag2S के लिए तो हमारे पास होता ही नहीं, Ag2S के लिए तो हमारे पास हम रिडक्शन करते ही नहीं है ना। NaCl हमारे पास मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला हो गया, ये भी मोर, तो क्या बचा टिन, टिन के ऑक्साइड के लिए हम बात करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, इसको कार्बन आसानी से रिड्यूस कर देगा, इसलिए डी विल बी योर आंसर। अगला पॉइंट ओ खत्म नहीं हुआ बाबू, मोर देन वन। चलो अब आया मोर देन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आर यूज टू रिफाइन द मेटल्स, रिफाइनिंग के लिए लिविगेशन जो होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, वो तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए होता है। कपलेशन जो होता है आपके पास किसके लिए होता है, रिफाइनिंग के लिए होता है। मोन्स प्रोसेस जो होता है वो आपके पास क्या होता है बेटा, निकल की रिफाइनिंग के लिए होता है, तो ये भी आपका आ जाएगा। पोलिंग जो होता है मैंने बताया था कॉपर की रिफाइनिंग के लिए होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कपलेशन, मोन्स प्रोसेस और पोलिंग विल बी योर आंसर, ठीक है। आप तो पहले पढ़ा चुका है इसलिए कितना आसान हो जाता है, BCD विल बी योर आंसर, करेक्ट आंसर आया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, रोट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, बिल्कुल ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं हमारे पास रोट आयरन प्योरेस्ट होती है, कास्ट आयरन जो होता है इम्प्योर फॉर्म होती है, और स्टील उसके बीच की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आर करेक्ट। अच्छा, रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, बिल्कुल ठीक है। CA3PO4 इज कॉल्ड थॉमस स्लैग यूज एज अ फर्टिलाइजर, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। अगला, इन अ पुडलिंग प्रोसेस Fe2O3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइज, ओ भाई साहब ये का हो गया, अरे ये पुडलिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं हमारे पास। तो पुडलिंग का मामला क्या होता है, यहाँ पर सब लोग ध्यान दें, पुडलिंग का मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बेटा, ये यहाँ पर मैंने चीजें, इसके रोट आयरन का पार्ट प्योरेस्ट फॉर्म में, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इंटीजर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हैविंग 0.1 से 0.2% कार्बन एज अ इम्प्योरिटी होती है, और ये थॉमस स्लेग आपने बनाई, इसको बोलते हैं थॉमस स्लेग, ये मैं पहले पढ़ा चुका। पुडलिंग जो आपके पास यहाँ पर जो है, पुडिंग जो है प्रोसेस है, उसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर की जो, सल्फर जो होता है वो Fe2O3 को रिड्यूस करके भेज देता है। अब बच्चा यहाँ पर फंस जाएगा, बताता हूँ थोड़ा सा। आपके पास क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कास्ट आयरन जो होता है आपके पास, ये इम्प्योर फॉर्म होती है, ये आपका इम्प्योर फॉर्म होता है बेटा कास्ट आयरन, और यहाँ से आप जब इसको कास्ट आयरन से, जब हमारे पास हमें रोट आयरन बनाना है, यहाँ पर हमारे पास में कास्ट आयरन से रोट आयरन बनाना हो, तो आप समझिएगा कास्ट आयरन और रोट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में, कास्ट आयरन इम्प्योर फॉर्म होती है, और ये आपके पास रोट आयरन जो होता है ये आपके पास क्या होगा, रोट आयरन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास हम जो है यहाँ पर जो ये आपके पास जो है पुडलिंग फर्नेस के अंदर इसको जो है यूज किया जाता है, ये अपने पास इसकी कहानी होती है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, कास्ट आयरन को अगर हम कास्ट आयरन से जब कास्ट आयरन से बेटा रोट आयरन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हम पुडलिंग फर्नेस को यहाँ पर जो है यूज किया जाता है। आगे बात समझ में, क्या किया जाता है बेटा, पुडलिंग फर्नेस जो होगा वो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत अपने पास यहाँ पर नहीं है, आसानी से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। नहीं है तो क्या होता है इसके अंदर, पुडलिंग फर्नेस के अंदर बेटा कास्ट आयरन जो है मेरे पास में, कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की, सिलिकॉन की, फोस्फोरस की, सल्फर की, ये और Mn की, ये सारी हमारे पास इंप्योरिटीज होती हैं, इनको आप रिमूव कर देते हैं। और इनको रिमूव करके इनको कैसे रिमूव किया जाए, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम कुछ पोरस आयरन भी यूज करते हैं। पोरस आयरन जो होता है पहले O2 हमारे पास बना देता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, और ये सारे के सारे हमारे पास क्या कर रहे होते हैं बेटा, ये सारे के सारे जितने भी हैं हमारे पास में, ये आपके पास Fe2O3 होगा, ये सारे के सारे उसको जो है आयरन में वहां पर रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कहानी, इसलिए सल्फर वाला पार्ट था वो इसको रिड्यूस करेगा, SO2 बना देगा और आयरन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था अपना, यहाँ पर देख सकते हो कि इन अ पुडिंग प्रोसेस Fe2O3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अपने पास यहाँ पर मामला देख लो, FeSiO3 स्लैग इज फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, बेसिमराइजेशन के अंदर बात की थी, तो उसका पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपके पास FeSiO3 स्लैग इज फॉर्म ड्यूरिंग दी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो ये आपके पास सारे स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सारे सही हैं, ये भी सही था, ये भी आपका सही हो गया, और ये भी आपका सही हो गया। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में बस डिफरेंट प्रोसेस की पॉइंट को आप पुट कर देंगे तो इसका मामला आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर यूज किया जाता है, लिखा भी हमारे पास है। ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास आपको पता है CaO प्लस SiO2
ये आपके पास क्या होता है बेटा, ये आपके पास होता है यहाँ पर स्लैग फॉर्मेशन जोन। कहाँ होता है बेटा, ये स्लैग फॉर्मेशन जोन। और स्लैग फॉर्मेशन जोन जो होता है आपके पास, वो आपका 700 से लेके बेटा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है यहाँ पर आपके पास। अब ये कहानी में ट्विस्ट है, फिर दो दो बार क्यों लिखा आपने ए और बी? आयरन का एक्सट्रैक्शन आप जब करते हो तो दो दो बार आपने यहाँ पर क्यों लिखा? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास एक तो जो है SiO2 वाला स्लैग फॉर्मेशन में स्लैग बनता है, दोबारा फिर दे दिया गया, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था, वैसे उसने लिखा नहीं, पर ये हमारे पास क्या होता है बेटा, और ये अपने पास स्लैग फॉर्मेशन जोन हो गया आपके पास में, उसके अंदर स्लैग बन जाएगा जो टेम्परेचर मैंने बता दिया। और एक अपने पास ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये बेटा यहाँ एक कंबशन जोन के अंदर, और कंबशन जोन के अंदर भी मेरे पास CO के साथ मिलके CaSiO3 बन रहा होता है। इसलिए दोनों पार्ट यहाँ पर अपने पास सही है, दोनों सही है, दोनों तरह से उसे मेंशन करना चाहिए, मैंने किया नहीं कि एक तो अपने पास यहाँ टेम्परेचर मेंशन कर देता मैं तो आपको समझ में आता। जैसे यहाँ पर मैं बात कर देता कि यहाँ टेम्परेचर 700 से 1000 के बीच में, यहाँ पर टेम्परेचर मैं बोल देता आपसे बेटा 1200 से 1500, तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है, मोस्टली आपका Fe2 वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट आपके पास कहाँ पर होता है बेटा, ये आपका रिडक्शन जोन में होता है, और रिडक्शन जोन आपका 700 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो ये रिएक्शन है थोड़ी बहुत स्मॉल अमाउंट में, ये भी आपके पास क्या होती है बेटा, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन जो है आपकी, ये जो रिएक्शन है ये भी आपका क्या होता है, रिडक्शन जोन के अंदर ही हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आयरन की मेटल के हिसाब से था, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास, CaO वाला पार्ट भी हो गया, Fe3O वाला पार्ट भी हो गया, ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे सही निकले हमारे। अगला पॉइंट आता है कॉम्प्रेंशन के बारे में बात करें, जिसे एक कॉम्प्रेशन दे रखा है आपको, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। कॉम्प्रेंशन में कई बार 2-3 सवाल दे देते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा छोटा सा सिंपल सा एज यू राइट, बोला फाइंड द इनकरेक्ट मैच। मैलेकाइट ग्रीन में आपको मैंने बोला था ये दोनों 1:1 में है, तो ये आपका सही है, पर यहाँ पर ये आपका 1:2 है, तो मैंने बताया था आपको ये 1:2 नहीं होता, ये आपका 2:1 है, तो करेक्ट है, 1:2 है तो गलत हो जाएगा, तो पहला ही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट मैच है, बिल्कुल सही। एंग्ले साइड जो होता है PbSO4 होता है, और चालको साइड बेटा Cu2S होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही पार्ट है, तो ये पूछा गया था तो बता दिया। दूसरा सवाल इसके ऊपर आया एजूराइट, ये आपने बता ही दिया इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर CuFeS2 और Cu2S FeS2, ये सारा प्रोसेस दे रखा है, सारा प्रोसेस दे रखा है। क्वेश्चन था वो, ड्यूरिंग द पॉलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन इम्प्योरिटी विच इज रिड्यूस बाय द हाइड्रोकार्बन, बताओ तो क्या आएगा भाई, बताया था मैंने आपको, कॉपर के साथ Cu2O बना देता है, CH4 उसको वापस रिड्यूस कर देता है, तो आपका Cu2O वहां पर रिड्यूस होता है। ये आपके पास मैंने पूरा कॉपर का फ्लो चार्ट बना दिया। पहले आपके पास ये इसका और होता है, फ्लोथ प्रोडक्शन लगाते हैं, रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, कॉपर मेट बन जाता है। कॉपर मेट आपको पता है Cu2S, और आपके पास क्या होता है बेटा FeS, इसको आप मेट बोलते हैं। बेसिमर की रिएक्शन मैंने आपको बता दी, ब्रिस्टर कॉपर के बारे में बता दिया, पॉलिंग के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो प्योर 99.9% कॉपर आपको मिल जाएगा। इसका पूरा फ्लो चार्ट इस तरह से आता है कॉपर का। कॉपर बहुत काम की चीज़ है, इसलिए कॉपर के बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पर किए हैं। बेसिमराइजेशन प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, बताओ बेसिमराइजेशन के अंदर हमारे पास में जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या है। अभी हमने किसके बारे में बात की, कॉपर की मेटलर्जी। कॉपर की मेटलर्जी बेसिमराइजेशन के अंदर बात की जाएगी तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सेल्फ क्या होता है हमारे पास में, बताओ सेल्फ उसका रिडक्शन होता है, इसलिए Cu2S आपका वहां पर आ जाता है। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन रोस्टेड कॉपर पायराइट इज हीटेड इन ए स्मेल्टर। स्मेल्टर के अंदर बात की जाती है तो कॉपर पायराइट पूछ रहा है, वो आपका क्या हो गया बेटा Cu और FeS2 आपके पास हो जाता है। SiO2 is used as a flex, FeSiO3 slag is obtained, this process is pyrometallurgic process, all the above are correct। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन रोस्टेड कॉपर पायराइट इज हीटेड इन अ स्मेल्टर। अब ये आपके पास यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर तो क्या क्या हो सकता है बताओ। यहाँ पर अगर बात की जाती है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपके पास में सब सही है, ऑल ऑफ अबव स्टेटमेंट जो है सारे सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SiO2 इज यूज एज अ फ्लक्स, वो आपके पास बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये आपके पास में पायरोमेटलर्जी का मतलब होता है बेटा और को हीट करते हैं, ये भी सही है आपका। स्लैग भी इसमें बनता है, और SiO2 आपके पास एज अ फ्लक्स, मैंने बताया था ना आपको एज ए SiO2 फ्लक्स क्यों बोला, क्योंकि इसने क्या किया, जो इम्प्यूरिटी थी हमारे पास में, आपने देखा था जो FeO की इम्प्यूरिटी थी और ये SiO2 के साथ आपके पास बोला था, ये आपका बेसिक था और ये आपके पास क्या था बेटा, अपने पास ये एसिडिक था, तो दोनों ने मिलके FeSiO3 का स्लैग बनाया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एज ए फ्लक्स हो गया, ये भी बन गया,
पायरोमेटर्जी होता ही है हमारे पास, हीटिंग हम यहाँ पर करते ही हैं, तो ऑल आर करेक्ट, तो सारे सही हो गए हमारे पास। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास यहाँ पर इसमें ए फर्स्ट बी 2A 3D, मतलब ये सॉल्यूशन जो है आपके पास उस स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से आया है। पहले वाले का बी आंसर है, दूसरे का ए, तीसरे का डी है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, ये वाला पढ़ाओ चलो। जिनसाइड है, जिंक और है, किसका और होगा, ये अपने पास एक सवाल यहाँ पर दे दिया गया। तो आप लोग जानते हैं जिनसाइड क्या होता है आपके पास बेटा, यहाँ पर जिनसाइड आपका क्या हो गया बेटा, ये जिनसाइड के बारे में बात की जाएगी तो क्या हो गया आपका, सॉरी जिनसाइड, ये तो आपका जिंक ब्लेंड होता है, दिस इज जिंक ब्लेंड। तो जिनसाइड होता है आपका बेटा जिंक का ऑक्साइड। अर्जेंटाइड आपके पास क्या हो गया बेटा, Ag2S वाला पार्ट। पायरोलुसाइड क्या हो गया बेटा आपके पास, MnO2 हो जाएगा। सेफेलेराइड जो होता है ये बड़ा काम का चीज है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपके लिए नया है। तीन तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है हमारे पास, बट इस चौथे के बारे में ध्यान दीजिए। ये होता है बेटा, ये आपका होता है Fe और Zn और S, Fe और Zn का सल्फाइड का मिक्स, ये क्या होता है, नॉन स्टेशियोमेट्रिक, ये आपका नॉन स्टेशियोमेट्रिक सल्फाइड होता है बेटा, ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक सल्फाइड होता है आपका Fe और Zn के साथ। यहाँ एडवांस के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका अगर EF आप देखेंगे, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ आपके पास में तो लिख सकते हो आप Zn 0.95 और Fe आपका 0.05 और सल्फर। Fe की ऑक्साइड यहाँ पर +2 में होती है, ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास दे रखा है, ये इस तरह से यहाँ पर हो जाता है आपके पास में, तो इसको बोलते हैं सेफेलेराइड। बाकी तो अपने आप देख सकते हो। तो एक आंसर क्या बन गया आपका, एक आंसर आप देख सकते हो भाई जिंक का है, हमारा जिंक का और है, बिल्कुल ठीक बात है हमारे पास, तो पी आ गया। सल्फ यहाँ पर जिंक वाला पार्ट हो गया, तो जिंक साइड के हिसाब से आप यहाँ पर उसको बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका ऑक्साइड और हो जाएगा, कि कहाँ ऑक्साइड दिखा है क्या हमारे पास कहीं, अच्छा ये दिखा, तो ये पी का आर भी हो जाएगा आपका, बी के हिसाब से तो ऐसे आप अपने आप निकाल सकते हो। अर्जेंटाइड अब तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है आपके पास, सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए, चेक कर लेना आप लोग, कर लोगे, अरे कर लोगे। चलिए एक और लास्ट सवाल, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा, रिफाइनिंग प्रोसेस है, मोन्स प्रोसेस आप जानते हो कितनी बार बता दिया। मोन्स प्रोसेस हो गया आपका निकल के लिए हो जाएगा। हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किसका, एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा। वेन आर्कल डी बोर प्रोसेस जो होता है वो Ti के लिए हो जाएगा। वेट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, लेड का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो जाती है। तो देख लो हमारे पास यहाँ पर जो भी इसका आंसर बनेगा बन जाएगा, बन गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आपको दे रखा है ZnS PbS यूज एज सल्फ रिडक्शन, यूज एज कार्बन रिडक्शन। ये देखो कैसे करें, ZnS के बारे में बात करते हैं। यूज सेल्फ रिडक्शन मेथड नहीं, आपके पास में PbS है, PbS के लिए आप बोल सकते हो कि यूज सेल्फ रिडक्शन मेथड। HGS के लिए आप बोल सकते हो सेल्फ रिडक्शन मेथड आएगा। कॉपर के लिए भी सेल्फ रिडक्शन आएगा, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। मतलब Q और R और S, Q और S के अंदर हमारे पास में Q देखो, ये QR और S, QRS आपके पास है, QRS के हिसाब से बात करूंगा तो 1 तो सब में आएगा ही आएगा, तो 1 सब में आएगा, तो उसने क्या कर रखा, S कहाँ गया भाई, ये S के लिए भी आपके पास यहाँ पर इसने 1 दे रखा है, तो 1 जहाँ चारों में आ रखा होगा वही आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पहले वाले को छोड़ दो, देख लो आपके पास QRS, ये रहा आपके पास, ये रहा QR और S, ये रहा आपका QRS में पहला वाला तो सबके लिए आएगा ही आएगा, क्यों जी, हाँ जी पिला भाई के हिसाब से। तो तीसरे ऑप्शन नहीं है, कैसा है जहाँ पर 1 और 1 सबके लिए दे रखा है, बाकी QRS में 1 आना ही आना है, QRS में 1 आना है, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाना चाहिए वैसे। तो ये इस तरह से जल्दी करने का तरीका हुआ। ये आपके पास मैंने क्वेश्चन कितने ध्यान से दिया, क्यों जी, हाँ जी पिला भाई का सेल्फ रिडक्शन होता है, जी एडवांस में पहले कई बार आ चुका है, और हमने इसका एक तो बच्चा बहुत टाइम लगाएगा, एक बच्चे ने देखा कहता स्मार्ट डी देखा यार ये तो क्यों जी, हाँ जी पिला भाई सब है, तीनों का सेल्फ रिडक्शन होता है, यानी सब में 1 तो आएगा ही आएगा, तो उसके हिसाब से तो यही इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। तो सी देखो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। तो कितना फास्ट हो गया, और एक सबके लिए मैं निकाल के चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम भी तो बचाना है, टाइम भी तो बचाना है बेटा, टाइम की कहानी भी आपके पास हो जाती है। तो ये इसका आंसर आ गया, बाकी तो यहाँ पर आपके सामने थैंक यू आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप लोगों ने देखा, मैंने काफ़ी कोशिश करी अपने हिसाब से बेस्ट जो दे सकते हैं कोशिश करके। ये तो आपके पास में मेटलर्जी का पार्ट है, इन सारे सवालों को अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से बेटा एडवांस का बन जाएगा। मेटलर्जी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा टॉपिक है जो मोस्टली हमारे पास एडवांस में इसका सवाल आप लोगों से बन जाता है, पर एडवांस में अगर MCQ टाइप दे दिए जाएंगे तो थोड़ा उसका ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।
और माई सेल्फ BK मैगवंशी, BTech फ्रॉम IIT दिल्ली, केमिकल इंजीनियर हूँ मैं। पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोटा में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया, अभी हम PW में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील होता है यहाँ पर बच्चों को पढ़ा के। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में यहाँ पे कुछ लेक्चर्स हमने यहाँ पर डाले हैं। बट बात है कि यहाँ पर इतने बच्चे सेंटिमेंट्स के साथ पढ़ते हैं, बाकी और भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते, बट यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली जो है PW के साथ बच्चे लाखों करोड़ों बच्चे जो है धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है। और यूट्यूब पे आपके लिए जो PW के बहुत सारे इतने सारे लेक्चर्स जो है डे बाई डे आपके सामने जो है कुछ ना कुछ लेके आपके फ़ायदे के लिए डालते रहते हैं। तो सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, सब लोग उनको देखें और उनसे जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं उतना बेनिफिट आप ज़रूर लें, ताकि वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, आप अच्छा स्कोर करें JEE एडवांस में। ये इतना ही मैं आप लोगों से बोलूँगा और ऊपर वाले से ही कामना करूँगा कि आपका आने वाला JEE एडवांस का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। आपने जो इतनी 2-3 सालों से जो इतनी मेहनत करी है वो आपकी मेहनत आपको सक्सेस मिले। और इसी शुभकामनाओं और खूब खूब आशीर्वाद सब बच्चों को, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सब लोग सेलेक्ट हों, सब लोग IITian बने या अच्छे कॉलेजेस में जाएं, इंजीनियरिंग करें, अच्छा फ्यूचर अपना उनका हो, ऐसा ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। और इसी के साथ चलता हूँ बस, और तो बाकी फिर एडवांस में सिलेक्शन हो आपका, याद रहे तो ऊपर वाले से बोलना हाँ सर धन्यवाद आपका, आपकी दुआएं मेरे तक पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग मी ऑन PW प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।